एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदे बेरहम है, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ है, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो पिघल पिघल के मैं बहता जा रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ। नीचे है खाइयां और मैं कांप रहा हूँ, पर जिंदा हूँ अभी अभी हाँफ रहा हूँ। ऐसे पहले भी चढ़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। एक तो राहों में बबूल बहुत है, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत है, उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि राहगीर भाई उधर जाओ, उधर फूल बहुत है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, इस साल शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के, बाहें गरमाएंगे क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ। तो अपने आप को कच्चा घड़ा समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत बेहतरीन जर्नी पे हम निकलने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम चैंपियंस इस बात पे मतलब 100% अपनी हामी रखें कि आप अपने आप को बिल्कुल शून्य समझें। और मैं उस लेवल पे आगे लेके बढ़ने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि लास्ट तक इस जर्नी का, बिकॉज ये जर्नी लंबा रहेगा। मैं बार-बार आप सभी से एक ही एक्सपेक्टेशन रखता हूं और 2-4 बातें ही कहता हूं घुमा फिरा के। उनमें सबसे कड़वा सच जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, वो ये है कि आपके पास हमेशा सेम एनर्जी नहीं होगा, लेकिन जो आवश्यकताएँ हैं जीवन में निभाने की, उसको निभानी पड़ेंगी। जैसे इस फेज़ ऑफ प्रिपरेशन जर्नी में अभी आप पज़ल्स की दुनिया में आज से गोता लगाएँगे, तो ये पूरा मार्च का महीना, जब गर्मी अभी अपने पैर पसारने के लिए शुरुआत कर रही है, तब से, जब गर्मी चरम पे होगी, तब तक चलती जाएँगी ये। जब बारिश की बूंदें शुरू हो रही होंगी, तब तक ये पूरा मौसम बदलेगा, लेकिन आपका जो प्रहार होगा चैप्टर पे, वो भी बदलेगा। सोचिए, लंबा जर्नी रहने वाला है। इस मार्च के महीने को पूरा देखेंगे हम पज़ल्स में। मार्च के बाद अप्रैल पूरा देखने वाले हैं, पूरा मई देखने वाले हैं हम लोग। तो आपके तरफ से सिर्फ़ इतना उम्मीद करता हूँ मैं कि जैसे आप ये आपने लास्ट 6 चैप्टर्स में आप लगातार बने रहे हैं, या जो भी कोई मान लो बीच में बच्चा निकल के साइड हुआ कि नहीं यार मैं ये कर नहीं हो पा रहा, या जो भी है कवर करने की चीज़ें थी, आपकी कवर भी आपने करी होंगी, फिर वापस आप लाइव जुड़े होंगे। तमाम ये सिचुएशंस में आए होंगे आप सभी। बस मैं लास्ट तक एक बात कहता हूँ, जिस ऊर्जा से शुरुआत करते हो ना, उससे अंत कर देना। आप भीड़ में रहोगे ही नहीं, आप भीड़ से अलग हो चुके होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? क्योंकि मैं जब स्टडी प्लान बनाता हूँ, जब मैं प्लान करता हूँ लेक्चर्स को, जब बैच शुरू होती है दिसंबर के महीने में, पूरे 6 महीने की प्लानिंग करना बहुत आसान नहीं है ये भी। और जितनी भी प्लानिंग करता हूँ, उससे अधिक ही वक़्त खर्च करता हूँ मैं बैच में।
मुझे लगता है कि मैंने जब प्लान किया था इनिशियली तो बैच मई के एंड में समाप्त हो रहा था। अब ये जून के एंड में समाप्त होगा। हो सकता है कि अभी मैं पजल्स में जितना भी मैंने लेक्चर अलाइन कर रखा है, हो सकता है इनसे अधिक लेक्चर्स हम कर रहे हों। किसी पॉइंट पे मुझे लगता होगा इस शनिवार को मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लगाना पड़ेगा, तो लगाएँगे हम लोग। तो लेकिन जो भी करेंगे हम तंदुरुस्ती से करेंगे, 100% कर रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है। So, I'll request everyone to be attentive. Welcome to this champions batch and of course in the believers batch as well. Believers of course champions का ही पार्ट था, मतलब believers सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो बाकी चीजों को तो समझते हैं, लेकिन सिटिंग एंड पजल्स में उनको अपने आप को पॉलिश करना है। सिर्फ इसलिए हमने बिलीवर्स का एक कॉन्सेप्ट रखा था सामने बच्चों के कि भाई अगर आपको सिर्फ सिटिंग एंड पजल्स को पॉलिश करना है तो यू शुड नॉट पे मोर फीस। आपको सिर्फ सिटिंग पजल पढ़ना है तो आपके लिए कम फीस में आप चैंपियंस के अंदर एंटर कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और ये आपके काम का चीज रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। बिलीवर्स अलग से बैंक महापैक में बिलीवर्स नजर नहीं आएगा आपको, नो। आपको चैंपियन नजर आएगा बैंक महापैक में, चैंपियन के अंदर बिलीवर ही है, ऐसे समझिए ना। ये कहानी ऐसी कुछ है। ऑल का डायग्राम देखें आप, सिलॉक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। सी हमारा हो गया मान लो बैंक महापैक, या फिर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, छोड़िए हटाइए। ठीक है, ये हमारा बिलीवर्स है, ए जो है बिलीवर्स है, बी हमारा चैंपियन है और सी हमारा बैंक महापैक है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए। सो 12 मार्च शुरुआत करते हैं हम सभी लोग पजल्स की दुनिया में एंटर करना शुरू करते हैं। पजल्स से पहले हम लोगों ने पजल की शुरुआत जब करी थी हम लोगों ने, तो ऑफ कोर्स इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम टू बिलीवर्स, बिकॉज बिलीवर्स वाले बच्चे को ऐसा ना लगे कि हमारा बैच कहाँ है। तो ऑफ कोर्स यू आर इन द बिलीवर्स बैच ओनली बिकॉज दिस इज द सबसेट ऑफ चैंपियंस बैच। ठीक है, नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी अटेंटिव इन दिस टॉपिक ऑफ पजल्स। और जब हम पजल्स लिखते हैं तो पजल की भी विशेषता में जाननी पड़ेगी, हमारा कितना बड़ा जर्नी है इसमें और क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए इस चैप्टर से। हम कब ये कह लेंगे कि हाँ यार पजल्स में हम अब ठीक ठाक कर रहे हैं। इन तमाम बातों को हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। फिर हम पजल्स के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ग्रैब करेंगे एंड देन आफ्टर विल ट्राई टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। सर ये बैच कब तक चलेगा? तो चैंपियन बैच तो खैर जून तक चलेगा। बिलीवर्स में अगर आप हैं जो भी बच्चे, तो बिलीवर्स विल बी टिल मई, मतलब बिलीवर्स में पजल्स तक काम करेंगे हम लोग, पूरा पजल्स। ठीक है, सो हम सभी जानते हैं कि जो पजल वाला एरिया है हमारा, मान लो ये पूरा पूरा रीजनिंग, अगर पूरा रीजनिंग ये है तो समझिए पजल का इलाका कम से कम इतना है। ये पजल्स हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट मिला के हमारे प्रीलिम्स और मेंस में ऐसा कुछ है। ठीक है ना, ये हमारा पजल्स का इलाका है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज में डेटा सफिशिएंसी एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम लोग, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पजल्स चैंपियन बैच में हम लोग डेटा सफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। अब डीएस में भी आज के जमाने में क्या हो रहा है, सिर्फ पजल और सिटिंग एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो हम उसको भी इसी कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। दैट्स हाउ वी कैन से दैट 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम सिटिंग एंड पजल्स नाउअडेज। आज का जमाना ऐसा चल रहा है। ठीक है, सो हमें इस एरिया को कवर करना है, दैट्स वाई हम 3 महीने इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं पजल्स के डिमांड को। सो हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम उसके बारे में पहले थोड़ी बातें करते हैं कि आखिर ये चैप्टर चाहता क्या है आपसे। बिकॉज अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो उन सबको साइड कर लीजिएगा। मैं तो वहां से शुरुआत करूंगा कि आप बिल्कुल सुन रहे हैं, आपको सिर्फ आपने पजल का जिक्र सुना था आज तक, वहां से चलेंगे हम लोग। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से जैसे बोलूंगा प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, उस हिसाब से चलना है आपको। तो पजल्स हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ये हमारे मेंस एग्जामिनेशन में, जब मैं पजल्स के बारे में बता रहा हूं प्रीलिम्स में कितने सवाल आएंगे या मेंस में कितने सवाल होते हैं, तो आई एम समवेयर सेइंग अबाउट सिटिंग एलिमेंट एज वेल। बिकॉज सिटिंग एलिमेंट क्या है, तो इसी का पार्ट है। मतलब अगर बोला जाए व्हाट इज सिटिंग एलिमेंट, तो हम बोलेंगे ये भाई पूरा मान लो पजल, ये पूरा पूरा पजल्स हैं, तो सिटिंग एलिमेंट इसका एक मेजर पार्ट है। सिटिंग एलिमेंट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ पजल्स। पजल्स का एक बेहतरीन वैरायटी है सिटिंग एलिमेंट, पजल का ही एक बेहतरीन वैरायटी है, इसलिए उसको हम अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। दैट इज द रीजन कि हम सिटिंग एलिमेंट को अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज पजल्स के अंदर एक बहुत ही हैवी सेगमेंट है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जिसे हम सिटिंग एलिमेंट कहने लगते हैं, और इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते भी हैं। ठीक है ना, ठीक है। सो एक बच्चे का सर यहाँ पे क्वेरी आया कि सर सर 60% क्वेश्चन तो सही में यहाँ से होते हैं, 60% एंड देन 10% आप डीएस जोड़ लीजिए आप, तो 70% तो आराम से काउंट कर सकते हैं यहाँ से। सो अगर हम प्रीलिम्स में बात करें कि यहाँ से हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने सवाल आते हैं, तो वी कैन से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ से
4 to 5 सेट क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5 सेट जब बोलता हूं मैं, तो समझिए कि 35 सवालों में से, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, मैं ऐसे ट्रीट करता हूं, पीओ को ही टारगेट लेके चलते हैं हम लोग, क्लर्क उसके अंदर आराम से आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 35 सवाल में से 20 से लेके और 24 सवाल तक हम देखा करते हैं अपने सिटिंग एंड पजल से साइड से। 24-25 भी चला है, 25 नहीं जाता है नॉर्मली, एक 4 नंबर या 3 नंबर वाला सवाल होता है, तो हम ये कह सकते हैं 4.5 सेट कह लीजिए उसे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से 5 सेट रखा है। सोचिए बैंकिंग की तैयारी में इतना क्लैरिटी है ना, इतना क्लैरिटी है कि हाँ भाई ये चैप्टर पढ़ोगे आप, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपका मजबूत है, तो आप उस 35 में से 20 नंबर की दावेदारी तो कम से कम कर ही सकते हो। क्लियर एवरीवन? हर एक बात को ना एकदम जकड़ के रखना है, जो बात हम कर रहे हैं, प्लीज नो मोर कंफ्यूजन अबाउट द थिंग्स कि यार कितने आते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड व्हेन आई एम राइटिंग हियर फॉर 4 to 5 सेट, दैट मींस पजल्स के आगे लिख रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं साथ में सिटिंग अरेंजमेंट को भी इंक्लूड करते हुए लिख रहा हूं फिलहाल, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये नहीं कि सिटिंग अरेंजमेंट का अलग सेट आएगा, नहीं, पजल्स के अंदर ही सिटिंग अरेंजमेंट है, तो पजल्स के अंदर भी लिख रहा हूं प्रीलिम्स में इतने सेट हैं, तो फिर प्रीलिम्स में इतने सेट हैं इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट मेंस पेपर। मेंस में भी इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही जाते हैं, 4 to 5 सेट्स। समटाइम्स अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी काउंट करें तो 6 to 7 सेट भी हो सकते हैं, तो हो जाते हैं। तो जनरली लेकिन हम 4 to 5 कैरी करते हैं, ज्यादा बढ़िया है, लेकिन 6 to 7 को भी दिमाग में लेके चल सकते हैं। चलो ये भी सेट हमारे पास देखने मिल जाते हैं, ठीक है। एंड 6 to 7 सेट्स अगर हम बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं डेटा सफिशिएंसी को भी ऐड कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पजल आपको फील हो रहा होगा फिलहाल। मतलब ये कह सकते हैं अगर मेंस के पेपर में हम अलग अलग मेंस के पेपर अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरी करते हैं, हम एक मिड में ले लेते हैं, कोई 40 पूछता है, कोई 60, कोई 50, तो हम एक काम करते हैं 50 कैरी करते हैं मोटा मोटी समझने के लिए, हो ना, एक बार में सबको समझ लें। तो 50 सवाल में से मैंने जो अपने अनुभव से देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में हर समय जब मेंस को एनालाइज करता हूं, या फिर इस 25 का पेपर हो, या फिर 25 के सारे पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, या फिर 24 के सारे पेपर की बात कर रहा हूं, उसके आधार पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 50 क्वेश्चन में कुछ नहीं भी तो ये 25 से 30 सवाल का रेंज चला जाता है नॉर्मली। 25 से 30 हमें उस लेवल पर तैयार रहना है, ठीक है। पता होना चाहिए प्रीलिम्स में हमारे इस एरिया का कितना इंपॉर्टेंस है, और मैं ये तो हमारा है कि एग्जाम कितना डिमांड करता है आपसे, और हमें कितना जवाब देना है उसके बारे में बात करूंगा मैं भी आपको, ताकि हमें सब कुछ पहले से मालूम होना चाहिए कि हमें इंटेंसिटी कितनी चाहिए, इसमें क्या करने से हम ये प्राप्त कर लेंगे, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये है कि एग्जामिनेशन का मोटो इस लेवल पे होता है। नाउ व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड विशाल इज आस्किंग सर कौन सा पजल पहले सॉल्व करेंगे, बिकॉज कुछ टाइम, बस समझा, सभी बातों पे आता हूं, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके रिलैक्स। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने पूछते हैं तो हमें कितना जवाब दे देना चाहिए, तो हमने कहा देखो इस एरिया में से हमें इस 20 मान लो 24 की बात करते हैं, तो इस 24 में हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम 20 सवाल मिनिमम कर लें, मिनिमम हम इतने कर सके। 24 में 24 कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये 23 सवाल पूछा तो 23 में 23 कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 20 तो करना ही करना पड़ेगा, अपने को इस लेवल पे तैयार रखना है, ठीक है ना। ओके क्लियर है बात। 20 आउट ऑफ 24, ठीक है। ये सेशन पजल्स बिगिनर के लिए है, बिल्कुल मैं क्या बातें कर रहा हूं सोचिए ना, मैं सिर्फ पजल की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल बिगिनर से भी बिगिनर अगर बच्चा है तो आराम से क्लास में बैठ सकता है और लास्ट तक चलता रहे बस, ठीक है ना। मिनिमम 20, हम आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कोई पीओ का पेपर है, समझिएगा ध्यान से, पीओ का पेपर है, मान लो आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का पेपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, हम हारते सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं, कई बार हम हारते इस वजह से हैं, और बहुत ज्यादातर समय हम हार जाते हैं इस वजह से कि हम बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए शुरू ही नहीं कर पाते, या हम कुछ कर ही नहीं पाते, है ना, कि हम कई बार बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं, हम तो ऐसे ही कर देंगे, और नहीं उतना कर ही नहीं पा रहे तो शुरू ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज उससे डर जा रहे हैं उस चीज से। एंड दैट्स वाई साइकोलॉजी बहुत बड़ा चीज है। मैं इसलिए आपको क्या कह रहा हूं कि हमें मिनिमम 20 कर लेना। आपको एल्गो समझाता हूं, मान लो एसबीआई पीओ का पेपर है ना, या फिर आईपीएस पीओ का पेपर है, आप डरिए मत, मैं डर आपके दिमाग से डर भगाना चाहता हूं साफ साफ। पहली बात तो अगर मान लो आपके पास ये 24 सवाल पूछे गए आपके आईपीएस पीओ पेपर में, आपने 24 में से 20 कर लिया, और बचे हुए क्वेश्चन कितने हो गए 11, उस 11 में से आपने 8 कर लिया, है ना, 8 या 9 कर लिया।
अगर कोई बच्चा 35 में से 35 में से अगर वो 28, 29, 30 नंबर ग्रैब कर रहा है तो वो जीतने वाला। रीजनिंग को लेके तो उसने काम कर लिया, बिकॉज आईपीएस पीओ का कट ऑफ कितना आता है 100 में से, तो आईपीएस पीओ का कट ऑफ जाया करता है 100 में से 55 नंबर के आसपास, मैक्स टू मैक्स। उसमें से आपने 28 नंबर का योगदान अगर रीजनिंग से दे दिया है तो कौन हरा देगा आपको? अब मसला यह है कि अगर आपने आईपीएस पीओ में 35 से 35 की कल्पना कर रहे हो तो शायद आप 28 नहीं, आप 15 पे गिरोगे, आप 18 पे गिर जाओगे, आप 20 पे गिर जाओगे। दिक्कत यहां पे है। अपने आप को कंफर्टेबली वो कीजिए, प्लान कीजिए कि ठीक है यार, ठीक है ना। ये बात हमारे आईपीएस पीओ की हो गई। हम दो उच्चतम परीक्षाओं की बात कर रहे हैं फिलहाल। अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ में आज के जमाने में क्या हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हो गए हैं रीजनिंग के, ठीक है ना। उस 30 में से वो 25 सवाल या 24 सवाल पूछ देते हैं सिटिंग एंड पजल से, ध्यान रखिएगा। इफ विल टॉक अबाउट एसबीआई पीओ में अब पिछले साल से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनकी संख्या कितनी कर दी गई है, 30 कर दी गई है। 30 सवाल रीजनिंग पूछे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने 35 लिया, बिकॉज किसी में 30, किसी में 40, किसी में 35, तो हम बीच का 35 लेके चल रहे थे। अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछेंगे एसबीआई पीओ का बताइए सर कंडीशन क्या है, मैं कहूंगा यहां पे क्या होता है कि आपके पास 30 सवाल हैं, उसमें से 24-25 सवाल आपके मतलब 4.5 वही 4.5 या 5 सेट आपको सिटिंग एंड पर्ल से मिल जाएगा। तो उसमें से मैं चाहता हूं कि अगेन आप 20 क्वेश्चन करें, कोई समस्या नहीं है बहुत ज्यादा। और आपके मिसलेनियस 5 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, उस 5 क्वेश्चन में से आप कोशिश करें 4 क्वेश्चन कर लें। ये मिनिमम कंडीशन है कि 20 आप यहां से किए, 4 वहां से किए, आपने क्या किया, आउट ऑफ 30 आपने 24 नंबर प्राप्त किए हैं एसबीआई पीओ के पेपर में। कुछ भी गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से 24 करते हैं और टोटल अगर हम कट ऑफ की बात करें एसबीआई पीओ में जनरल कैटेगरी की, तो आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ जाया करता है अप्रोक्सीमेटली 65। अगर कोई बच्चा एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहा है और वो 65 दिमाग में लेके चल रहा है और फिर सब्जेक्ट वाइज खुद को टारगेट दे रहा है, सोचिए ना भाई, क्यों नहीं हो पाएगा? आपने 24 यहां से निकाला, आप 20 नंबर निकालते हैं मैथ से, कितना हो गया आपका? 44 हो चुका है। 20-22 नंबर निकाल लिया आपने तो आपको 45 मार्क्स हो गया। नाउ 20 मार्क्स इंग्लिश में से नहीं कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके हैं, बिकॉज एसबीआई पीओ का सीधा डिमांड है वहां। तो खैर सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 30 है, मैथ्स में 30 है, तो 40 आई थिंक हो गया ना मैथ्स इंग्लिश में। प्रीलिम्स में 40 हो चुका है ना, 40 हो चुका है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 30 में 24 आ रहा है रीजनिंग में और मैथ्स में ला रहा है 30 में से 20 नंबर, और बचा हुआ 40 में से अगर आप वो लेके आ रहे हैं, अगर आप 25 नंबर नहीं ला रहे हैं तो कैसे जीतेंगे आप? देखिए, है ना। सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं ज्यादा मत सोचो। एक एवरेज होता ना, क्या बोलते हैं उसे, मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास टाइप सोचो। मतलब हमें थोड़ा सा ऊपर अपर मिडिल क्लास स्टूडेंट वैरायटी में आना है। टॉपर नहीं बनना है, नीचे नहीं रहना है, बीच में नहीं, हल्का ऊपर रखना है बस अपने आप को, जीत जाएंगे आप। हम 40 में अगर हम 35 के एक्सपेक्टेशन से काम करेंगे तो हम हार जाएंगे। कई लोग कहते हैं बच्चों को कि बच्चों तुम फलाना सोचोगे तब तो यहां रहोगे। मैं कहता हूं नहीं रहो यार। इसमें बहुमत टाइम क्या होता है कि हम यहां सोच के कुछ नहीं कर पाते हैं। यहां सोचो, अचीव करो, फिर आगे बढ़ो। यहां सोचो, अचीव करो, आगे बढ़ो। यहां सोचो, अचीव करो, आगे बढ़ो। दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। सो आप खुद सम कीजिए। आप तो 40, 30 और 30 हो गया 100, 25 और 20 और ये तो 20 दिए 60 और 69 आपने प्राप्त किए हैं 100 में से 69 मार्क्स एसबीआई पीओ में। आपको भी मैथ्स में पहले मैंने कह दिया 20 नंबर लाना है आपको। आपकी तैयारी उस लेवल पे चलनी चाहिए। मॉक के समय पढ़ाई तो खूब खुल के करना है सब कुछ, लेकिन मॉक जब दें तो आप बहुत डर के सहम के मॉक ना दें। कैसे होगा? अरे रुक जाओ भाई, होगा, सुकून से अपने वो 20 के टारगेट दीजिए। अब उस 20 में से व्यवस्था बनाइए कि हम किस एरिया से, प्रीवियस पेपर देखा कीजिए, किस एरिया से कितने क्वेश्चन मिलते हैं, हम किस एरिया में कितने निकाल सकते हैं। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें 2 बेहतरीन परीक्षाओं का मैंने जिक्र कर दिया आपके सामने कि ऐसे ऐसे है। तो अब समझिए पजल का इंपॉर्टेंस कितना है। एसबीआई पीओ में देख रहे हैं आप, 30 में से 24 सवाल पूछ रहे हैं आपको। 30 में से वो लोग 30 में से 24 सवाल पूछते हैं वो लोग सिटिंग एलिमेंट पजल की साइड से, या 25 सवाल पूछ लेते हैं और 5 सवाल मिसलेनियस से पूछते हैं। ये प्रीलिम्स का कहानी है। अगर ऐसे ही मेंस की बात करेंगे तो वहां भी वही वाली बात है, लगभग सारे परीक्षाओं में यही कहानी है। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट बी एट दैट लेवल कि हम यहाँ पे कर सकें। एक और साइकोलॉजी समझाते हैं आपको। आरबी पीओ के लिए पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है चलो इतनी बातें हो गई तो आरबी पीओ के लिए बात कर लेते हैं। अब चूंकि आरआरबी में दिक्कत क्या है ना कि हर एक स्टेट का अलग अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है। यहाँ पे 40 नंबर का रीजनिंग है और 40 नंबर का मैथ्स है, लेकिन यहाँ पे गणित अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे गणित ये है कि आपको टाइम जो है यहाँ पे दिया जाता है 25 मिनट का और यहाँ दिया जाता है 20 मिनट का क्वांट्स में, और रीजनिंग में 25 मिनट का, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी द आइडिया ऑफ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। यहाँ पे हमारे पास 40 में से ऑफ कोर्स 25 सवाल सिटिंग एंड पजल से होते हैं, 15 सवाल हमारे पास बाकी सबसे होते हैं। तो यहाँ पे ना हम 40 में से हम यहाँ पे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 20 सवाल वहां करें और 30 के आसपास का आप गणित लगा सकते हैं। आप यहाँ से आप अगर
30 नंबर 40 में से लेके आ रहे हैं रीजनिंग में से, तो आप बहुत ही पॉजिटिव साइड में हैं और 30 प्लस भी आप लगाने में कोई तकलीफ नहीं उठाएंगे, आप 30 प्लस ला सकते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, आरबीपीओ पेपर नॉर्मल होता है। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ये भी लिख रहा हूँ, तो मिनिमम लिख रहा हूँ, इससे नीचे तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आपको, खुद भी बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए। 30 से नंबर कम आ रहा है रीजनिंग में, अगर आपके 40 में से आरबीपीओ में, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट खराब है, आप चैप्टर्स में मजबूत नहीं है, आपने प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी करी है। ये सिंपल सी जवाब इसका यही है, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कह ले, जवाब इसका ये है कि जब आपकी पढ़ाई हो रही थी, जब आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे थे, उस वक्त आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। और सबसे अधिक विफलताओं का रीजन यही रहता है कि जब स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ाया जाता है, जब कहीं भी वो पढ़ रहा हो, तो किसी से पढ़ रहा हो, वो किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब जो पढ़ाया जा रहा है उसके चैप्टर को उसी वक्त धंगज के रख लिया करो, जबरदस्त प्रैक्टिस कर लिया करो, बाद में कम रोना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं कट ऑफ नहीं लिख रहा हूं, एक बच्चा लिखा था लास्ट ईयर कट ऑफ 16 था। कट ऑफ पे क्यों जा रहे हो यार? कट ऑफ को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। कट ऑफ के बारे में विचार करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। अगर आपको कट ऑफ देखना पड़ रहा है कि सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ क्या गए हैं, आप फुल लेंथ कट ऑफ देखा करो सिर्फ। अगर सब्जेक्ट वाइज आप कट ऑफ की तरफ झांकते हो, इसका मतलब कि आप खोखले हो, सिंपल सी बात है। बुरा लगे तो बुरा लगे, सच्चाई यही है भाई, ठीक है ना। और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, यूआर का कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ यूआर का उठाइए, वो आपका रेफरेंस लेके चला कीजिए, ठीक है ना। कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कभी मत देखिए, फुल लेंथ कट ऑफ देखा कीजिए, 100 में से कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 30 प्लस यहां मिनिमम लेके चलेंगे अगर आप, और इधर 20 मिनट में आपको निकालना है, तो आप 20 मिनट के हिसाब से बात किया कीजिए। 25 मिनट में यहां 30 प्लस निकालना कंफर्टेबल है, 25 मिनट में 35 प्लस कर दिया आपने, तो आपका जोर यहां कम पड़ेगा, तो आप यहां पे 25 प्लस लेके चला कीजिए मैथ्स में, क्वांट्स वाले एरिया में 25 प्लस। 30 और 25 कितना हो गया? 55। आप आरआरबी पीओ का कट ऑफ देखिए, आप किसी भी स्टेट से, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, यू विल फाइंड दैट कट ऑफ वाज नियर बाय 50 टू 53 टू 54 टू 55, इसी के आसपास 56, मतलब इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। और आपका ये मिनिमम बार में लेके चल रहा हूं, मिनिमम लेके चल रहा हूं, तब ये हालत आपने प्राप्त कर लिया है। और ऑफ कोर्स 30 प्लस है तो आप 32, 33, 34 तो लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये मिनिमम है कि आप पहले इसको प्राप्त करें। जब इसको आप अचीव कर लें एक बार, तो इसको जब अचीव कर रहे हैं मॉक में, आप 55 नंबर आपके आने लगे मॉक में, मान लो आपके 55 आउट ऑफ 80 आने शुरू हो गए हैं मॉक में, ये पहला बार आपका होना चाहिए। 55 आने लगा, दैट मींस नाउ यू आर इन फाइट। अब आपको हल्का सा पॉलिश करना है, उसको 60 बनाना है, बिकॉज कट ऑफ से आप थोड़ा सा प्लस में रहोगे ना भाई। मान लो कट ऑफ आपके स्टेट का गया था 57, ये किसी स्टेट का गया है 58, आपके मॉक में 55 आ रहे हैं, तो पहली बात तो 55 प्लस आ रहे हैं, 55 56 ऐसे आ रहे हैं, तो आप वहां पे और अच्छा कर लोगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कोशिश कर लो कि भाई कैसे भी करके हम 60 पहुंच जाए 80 में से। टफ है, यहां से यहां पहुंचना जर्नी टफ होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं इसलिए पहले 55 पकड़ो, 55 लेके आ गए तो ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे ना मैं 30 लिख रहा हूं ना, बहुत ही मैं हाथ रोक के लिख रहा हूं 30, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं अभी से ही, डर जाओ आप, नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 30 प्लस लिख रहा हूं। मुझे पता है बच्चे यहां पर 38 नंबर, 39 नंबर, आरबीपीओ की बात कर रहा हूं, रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर, रीजनिंग में प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे ऐसे ठोके हैं नंबर लेके आए हैं जी। वो अलग बात है, मैं शोकेस नहीं करता हूं ज्यादा ये सब चीजों को, हमारे बच्चों ने निकाला, ये नंबर लेके आया, अरे ठीक है, बच्चे बताते हैं, भेजते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेज देते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं आपको इनिशियली आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ इतना है, मिनिमम भी लेके चलेंगे आप, तो आप उस रेंज में आ चुके हैं जिस रेंज में कट ऑफ जाया करता है। 55 वाले रेंज में आप 30 और 25 करके भी ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे परीक्षाओं का खेल है। अब इसमें से अगर पजल्स का इलाका देखेंगे आप बार बार, तो आपको नजर आएगा बहुत हैवी एरिया है, ठीक है ना, बहुत हेवी एरिया है। तो हम जिस चैप्टर पे काम करने वाले हैं वो हमारा यही टॉपिक है, पजल्स ही हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा सा मेंस की बात कर लेते हैं एक बार, मेंस में कैसे कैटेगराइजेशन होता है, किस बात को दिमाग में लेके चलेंगे आप मेंस में, बिकॉज मेंस में हम कई बार हारते हैं, और उसका वजह होता है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई का। हम जब फाउंडेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कैसे पढ़ना चाहिए, ये नहीं हो पाता कई बच्चों से। तो इसका रीजन है बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि उस वक्त में चलना कैसे है। अब यहाँ पे पीओ क्लर्क मत करना, ठीक है, मैंने जो बताया है वो उसको लेके चलिए आप, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं तो आप सवाल में पीओ क्लर्क नहीं हो रहा है, आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि आप पीओ लेवल पे जा सकते हैं, तो क्लर्क अल्टीमेटली उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले मेंस की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में कैसे चलना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फाउंडेशन बैच हाउ यू शुड मूव। मेंस की परीक्षा में 25 टू 30 सेट मैंने रखा, 25 टू 30 क्वेश्चंस मैंने रखा है 50 में से, सिटिंग एंड पजल के इलाके से, और डीएस को इंक्लूड करते हुए इस रेंज में नंबर चले जाते हैं। यहां से मैं हमेशा कहता हूं कि मान लो हमारे पास 25 का मतलब है 5 सेट और 30 का मतलब है 6 सेट। हम 30 को छोड़िए, पहले 5 सेट को लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास 5 सेट ऑफ
पजल्स आए हैं, पजल्स मतलब इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट, इतने सवाल आए हैं हमारे पास। हम डरते कब हैं, हम परेशान कब हो जाते हैं, जब हमें मालूम चलता है कि इतने में से हमें बहुत करना होता होगा। नहीं, मैं सिलेक्शन से बात करता हूं कि अगर सिलेक्शन होते हैं तो किस लेवल पे होते हैं, किस किस बच्चे का हो जाता है सिलेक्शन। तो अगर मान लो कोई बच्चा इस 50 में से सिर्फ 2 सेट कर पा रहा है, ओनली 2 सेट्स बच्चों ने प्रॉपर्ली निभा लिए। मेंस लेवल 5 सेट आपके सामने रखे जाएं और एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया आपको आधे घंटे का या 25 मिनट का। मैं कह रहा हूं उस 25 मिनट में आप 2 सवाल रख लेंगे क्या, सॉल्व कर लेंगे क्या? 25 मिनट का समय दिया गया, 5 सेट पजल रखा गया आपको सिटिंग मेंस लेवल का और कहा गया आपको 2 सेट करना है। तो क्या 25 मिनट में आप 2 सेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप जीतने वाले हैं, मुबारक हो। डर कब होता है पता है? बच्चा हैरान परेशान कब होता है? 25 मिनट में 5 सवाल, अरे 5 करना ही नहीं है बुद्धू इंसान, बकलोल। किसने कहा तुम्हें 5 करना है? उस 25 मिनट में पहले 2 के बारे में सोचो, मुझे 2 तो करना ही करना है, बस 2 कर लेना है, पहले इसका ख्याल रखना है। आप जब भी कभी जब आप क्लब टेस्ट देंगे रैंक फाइल के अंदर तो वहां मिलेगा आपको ये सब चीज, 5 सेट ऑफ पजल्स मेंस लेवल आएंगे आने वाले वक्त में, बहुत कुछ करेंगे भाई, मचा देंगे एकदम। इसके इस तरह से तैयार करवाऊंगा इस बार, हर बार कुछ ना कुछ नया सोचता रहता हूं ना, तो इस बार का डेवलपमेंट मेरा यही है। बच्चे को 5 सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए 25 मिनट का समय रहेगा और सिर्फ वहां पे नोट लिखा रहेगा एक, या मैं आपको क्लास में डायरेक्ट कर ही रहा हूं कि आप सिर्फ 2 कीजिएगा पहले इनिशियल डेज में, बस कुछ भी करके 2 कर लेना है। 2 कर लिया, लेकिन हाँ उस 5 में से कौन से 2 करने हैं, इस बात में बच्चा फंसता है। उस 5 में से कौन से 2 करने हैं, वही हम यहाँ पे जब पूरा पढ़ रहे होंगे, फ्लो में जब पढ़ेंगे प्रीलिम्स लेके मेंस तक, तो आपको खुद ही फिल्टर हो रहा होगा कि हाँ यार इस तरह के सवाल, जब बहुत से सवाल लगा रहे होंगे यहाँ पे क्लास में, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फिल्टर करने आ जाएगा आपको कि हाँ यार इस तरह के सवाल में मैं डिकोड कर पाता हूँ, इस तरह के सवाल में सॉल्व कर पाता हूँ। तो उस 5 में से सेलेक्ट करके 2 सवाल सॉल्व करना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी मेंस परीक्षा में होनी चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो गए 2 करने में, तो आप +1 के बारे में सोचिएगा। आपने 3 सेट कर लिया, आप मार्जिनली आगे बढ़ने वाले हैं। आप मार्जिनली बहुत लोगों से आगे बढ़ने वाले हैं। सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है यहाँ पे। हमें 5 करना ही नहीं होता है, हमें 2 करना होता है। पहले 2 के बारे में टारगेट करेंगे, 2 होना शुरू हो जाएगा, फिर हम 3 के बारे में, बस 3 ही करना है। और पेपर आसान हुआ तो आप 3 क्या, आप तो सब करेंगे फिर। जैसे इस बार आईपीएस क्लर्क में क्या हुआ बताता हूं मैं। आईपीएस क्लर्क में 60 नंबर का रीजनिंग था, और हर बार होता है 60 नंबर का रीजनिंग था, तो बच्चे ने, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, मेंस, बच्चे नंबर लेके आए हैं 45, 48, 47.5, 44, 43, 42, है ना, 50 मेरा हाईएस्ट है किसी बच्चे का। ये नंबर है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिकॉज गणित क्या है यहाँ पे, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर, लेकिन अभी से इसमें नहीं घुसना है आपको कि 2 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या होता है, रुक जाइए प्लीज। अभी आपको सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं कि देयर आर सो मेनी गणित वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द फर्दर अपकमिंग मंथ्स, बट राइट नाउ वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका दिशा तय कर लेता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई साहब। कई बार कई महानुभाव बच्चों को इंस्टाग्राम में खिड़की खोल के, यूट्यूब में खिड़की खोल के ऐसे बनाते हैं वीडियो, बच्चों बताते हैं कि मैं बताता हूं कि बिना पजल का सिलेक्शन कैसे लेना है। नहीं होगा भाई, तुम बच्चों को चूना मत लगाओ प्लीज। मैं बताता हूं बिना डीआई का पेपर, मेंस पेपर कैसे क्वालिफाई करें, या फिर बिना डीआई पढ़े हम कैसे बैंक में नौकरी ले लें, कैसे। 2 ऐसे सेगमेंट हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और पजल्स। इसको स्किप करके आप बैंक में एंटर ही नहीं कर सकते। आप एज अ बैंकर, एज अ कस्टमर जा सकते हैं, पूरी जिंदगी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं इस बात की, लेकिन एज अ बैंकर नहीं जा सकते आप। इन दोनों को छोड़ ही नहीं सकते आप कभी भी। तो ये सब कहीं कोई बोले ना कि ऐसा हो जाएगा, तो सब शॉर्टकट में मत घुसना प्लीज। बहुत लोग मैं देखता हूं कि क्या बोल रहे हो भाई, पागल है हम लोग, इतना टाइम खर्च करते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतना है कि 2 सेट या 3 सेट मैक्स टू मैक्स कर लिया आपने, बल्ले बल्ले, बहुत मस्त, आप टॉप स्टूडेंट है मेरे। और उसके बाद एक आध 2 सेट आपने, मतलब 3 सेट मान लो डीएस पूछा उसने, उसमें से 2 सेट आपने डीएस कर लिया, मचा के आए हैं पेपर में आप, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टैकल इन दिस टॉपिक ऑफ पजल्स। ये हमें यहां तक पहुंचना है, ये हमारा अल्टीमेट आउटकम है, ध्यान रखिएगा, ये आउटकम है। सफर गुदगुदी वाला नहीं होगा, सफर में कष्ट होगा, सीखेंगे हम लोग, ग्रेजुअली मूव करते जाएंगे। ऑफ कोर्स इस वाले सफर में बहुत कष्ट होगा, मैं बहुत परेशान करूंगा आपको, मैं पहले बोल दे रहा हूं मैं आपको। आप मुझ पे गुस्सा भी करेंगे, सर ये क्या सवाल लेके आ गए आप, ये क्या सवाल है, ये सवाल क्या है, तो वो सब करेंगे हम लोग, लेकिन पहले यहां फिर यहां, ऐसे ग्रेजुअली मूव करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके नाउ, तो एक और मुद्दा कर लेते हैं बात, चूंकि आज बातें हो रही हैं तो हो रही हैं, वरना फिर तो डेली सवाल ही कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं हम लोग। और वो है कि
सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, प्रिपरेशन का सेकेंड हाफ कह लीजिए, या जर्नी का सेकेंड हाफ, या ईयर का सेकेंड हाफ। बैंकिंग एग्जामिनेशन इतना साफ है ना, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो होता है, सबसे अधिक बच्चे यहां पे गड़बड़ होते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। यहां पे बच्चा ना, बहुत सा बच्चा टूट जाता है, खत्म, गेम से बाहर हो चुका होता है वो, ठीक है ना। यहां पे क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज एक्चुअली प्रिपरेशन एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन। ये आपका प्रिपरेशन टाइम है, तो आप प्रिपरेशन जबरदस्त कीजिए इस वक्त में एग्जीक्यूट करना है। इस वक्त में क्या करना चाहिए बच्चे को? सिर्फ मॉक लगाना चाहिए, किसका? प्रीलिम्स का। और मेंस में क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस में ऐसे हैवी टॉपिक, सिटिंग एंड पजल सॉल्व कर रहे हैं, डीएस सॉल्व कर रहे हैं, मशीन इनपुट सॉल्व कर रहे हैं, कभी मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं, दैट मींस मेंस में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एंड देन थोड़ा थोड़ा मॉक लगाएं। ये गणित कैरी करना है आपको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, बस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैच। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। So I know some of the students who are amazing in mains level questions. I know so many students like that. जिन्होंने गलती क्या करी, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उन्होंने, कुछ लोगों ने इस पार्ट को बहुत सीरियसली ले लिया, और लेना भी चाहिए, नो डाउट इन दिस। इसको बिल्कुल स्किप कर दिया और खत्म हो गए, पेपर एग्जाम उनका प्रीलिम्स में फंस गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा प्लीज कि आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जून के महीने में हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली हम जून के महीने में पूरा सब कुछ तंदुरुस्त कर चुके होंगे, पूरा रीजनिंग खत्म कर चुके होंगे, बहुत ही डेप्थ में प्रैक्टिस, डिस्कशन सब कुछ करके, जुलाई का महीना आपका घिसाई का महीना होना चाहिए, खुलेआम, मतलब ऐसा ताबड़तोड़ चले ना, बिल्कुल जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, वैसे आपका और सवाल का चल रहा होना चाहिए, बिल्कुल ताबड़तोड़ सवाल प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, ये चल रहा होना चाहिए। अगस्त के महीने में एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ आपके सामने होगा। अगस्त के महीने में 2 परीक्षाएं, 2 बहुत ही प्रीमियम एग्जाम आपके सामने होंगे। उस वक्त क्या करें नहीं होना चाहिए। बाकी लोग बात कर रहे होंगे क्या करें, आप मॉक में अपने आप को देख चुके होंगे कि मेरे मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि इतनी बातें काफी आज के लिए, इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। या मैं ही बात कर लूं थोड़ा सा, और इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा पजल्स के बारे में बात करते हैं। आई जस्ट रोट प्रीलिम्स में कितने सवाल होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, और मेंस में कितने सवाल होते हैं। प्रीलिम्स में वी यूज्ड टू गेट 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 सेट्स एक्चुअली, एंड मेंस में हमारे पास यही 4 to 5 भी कह सकते हैं आप इसे, और यू कैन से 6 to 7 ऑल्सो, इंक्लूडिंग डेटा सफिशिएंसी। ये हमारा कहानी है इस टॉपिक का, ठीक है। एक और बड़ा सवाल होता है बच्चों के मन में कि सर टारगेट टाइम क्या होना चाहिए हमारा। टारगेट टाइम बहुत ही फिक्स चीज नहीं है। टारगेट टाइम आपका ऐसा है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा वो किसी में जल्दी हो सकता है, किसी में लेट हो सकता है आपका, बट फिर भी एक एवरेज टाइम किसी भी प्रीलिम्स लेवल सवाल को लेके चले हम लोग तो क्या होना चाहिए। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही लिख देता हूं असली में। टारगेट टाइम फॉर प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन should be 3 minute approx। मतलब 3 मिनट, मतलब अप्रोक्स लिखने का अगर बारी आएगा तो मैं इसको हटाइए, इसको लिखेंगे हम 2 to 3 मिनट्स, ठीक है ना। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं उसके टारगेट टाइम जो होते हैं वो 5 to 7 मिनट्स के आसपास आराम से कह सकते हैं। अदरवाइज उससे कम में हो गया तो समझिए मेंस का सवाल था ही नहीं, मेंस के पेपर में था बस, ठीक है ना। ठीक है, एक सेट में सामान्यतः 5 सवाल होते हैं, एक सेट में सामान्यतः 5 सवाल होते हैं। डिपेंडेंट क्वेश्चन कहते हैं उसे, लेकिन असल में पैसेज को सॉल्व करने में मेन समय लगता है, उसके आधार पर पूछे हुए सवाल को सॉल्व करने में वक्त नहीं लगता, ठीक है ना। ठीक है, समटाइम्स सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मेंस विल टेक यू 10 मिनट्स, बट एक्सेप्शंस पे अपनी थ्योरी मत बनाइए कभी भी। एक्सेप्शन पे दुनिया में कोई भी थ्योरी नहीं बनी है। एक जनरल लेवल का क्वेश्चन जो है उसमें 7 मिनट के आसपास लपेटे में 6-7 मिनट लग जाता है मेंस का। कोई बहुत ही खूंखार सवाल हुआ तो 8 मिनट 9 मिनट भी लेके चला जाएगा, और कोई बहुत ही छोटा सवाल है तो 5 मिनट से कम भी ले लेगा मेंस का सवाल। हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल हिसाब से ये चीज है, ठीक है। ठीक है, वन सेट, यहां पे बात कर रहा हूं टारगेट टाइम फॉर वन सेट क्वेश्चन, ये मैं लिखा हूं यहां पे, दिस इज फॉर वन सेट क्वेश्चन।
फॉर वन सेट। ये जो समय लिखा हूं ये ध्यान रखिएगा, ये हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए लिखा है, चाहे वो चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, क्लियर एवरीवन? तो होता क्या है कि ऐसी जब बातें चल रही होती क्लास में तो बड़ा मजा आता है, हाँ यार ऐसे होगा, हाँ 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 मजा आ रहा है, हाँ ऐसे हो जाएगा, अच्छा सर ने बताया, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा टारगेट टाइम ये है, अच्छा अच्छा मजा आ गया, अच्छा इतने सवाल आते हैं आईपीएस पीओ में, नाइस। एसबीआईपी में अच्छा कट ऑफ ऐसे टारगेट, अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीजें सुनने में बहुत मजा आती हैं, लेकिन यहाँ तक अचीव करना, पहुंचना और उसके लिए मेहनत करना थोड़ा टफ है। टफ इन द सेंस, क्योंकि आपको टफ इन द सेंस टफ नहीं है, हम कर नहीं पाते, बस ये कह लेंगे, हम टफ नहीं बोलेंगे, कर नहीं पाते, ऐसी बात है। एक बार चलिएगा सर आप अंतर्यामी हो, नहीं नहीं, क्योंकि हम यही कर रहे होते हैं, हम इससे गुजरते रहते हैं ना, हमें पता है ना। स्ट्रेटेजिक वीडियोस की व्यूज देख लीजिए आप और पढ़ाई वाले वीडियोस की व्यूज देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको, बहुत साफ है सब कुछ आज के जमाने में तो। सब कुछ साक्षात आपके सामने है। ठीक है, चलिए एनीवेज लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक नाउ। बहुत सी बातें हो गई कि क्या है प्रीलिम्स में नंबर ऑफ सेट्स, टारगेट टाइम क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है इसका, सब बातें हम कर चुके हैं। अब हमें लगता है कुछ और पढ़ाई पे आना चाहिए, मुद्दे पे आना चाहिए, टॉपिक पे आना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए। सो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड लर्निंग पजल्स। कितने लोग समझते हैं इस बात को कि हमने ऑलरेडी पजल्स को सीखना शुरू कर चुके हैं हम लोग? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हम पजल्स को ऑलरेडी जानते हैं? हमने मतलब जानते इन द सेंस हम सीखना शुरू कर चुके हैं। और अगर जिनको लगता है कि हाँ हम कर चुके हैं, वो जरूर बताएं कैसे आपको लग रहा है ये चीज, जरूर बताइएगा मुझे यहां पे। बहुत बढ़िया। So many of you have answered perfectly true. Sir, we have read blood relation, we have read sitting direction distance, that's why. मतलब हमने वर्बल रीजनिंग की बात शुरू कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। हम सभी पहले से ही जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग एक वर्ड है, एक सेगमेंट है रीजनिंग का। एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर शब्दों का खेल होता है, मतलब शब्दों का। ठीक है ना? ये वर्बल रीजनिंग के अंदर हमने जब हमने स्टार्ट किया था, चर्चा लेके आए थे हम ब्लड रिलेशन का, तब भी हमने जिक्र किया था कि भाई हम वर्बल रीजनिंग एक समझिए छत है या छाता है जिसके नीचे 4 चैप्टर्स होते हैं और 5वां डीएस भी लिखा था मैंने वहां पे। तो ये 4 चैप्टर्स में से आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है, आप ऑलरेडी सेंटेंसेस को कनेक्ट करना समझते हो। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हमने डायरेक्शन डिस्टेंस प्रैक्टिस किया, यहाँ पे सीखा समझा, उसमें भी आपने सीखा कि हाँ भाई कैसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, सब कुछ सीखा हम लोगों ने। नाउ इट्स टाइम फॉर बिग शो एंड दैट इज पजल्स। वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट क्या है? पजल्स है। ठीक है ना? पजल्स जो है उसका ही पार्ट है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ पजल? डिमांड क्या करता है इसको पहले हम शब्दों में समझते हैं, मतलब वर्ड्स में समझते हैं। डिमांड क्या है इनका, इनका इंटेंशन क्या है? ठीक है ना? व्हाट इज द डिमांड एंड इंटेंशन ऑफ द टॉपिक, इस पे बात कर लेते हैं पहले। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस कर चुके हैं, दैट मींस हम समवेयर थोड़ा-थोड़ा समझते हैं इस चीज को। पूरा इसमें वर्बल रीजनिंग का है, मतलब पैसेजेस हमारे सामने रहते हैं। बस वही था कि ब्लड रिलेशन में हमारे पास छोटा पैसेज था, डायरेक्शन डिस्टेंस में छोटे पैसेज हुआ करते हैं। पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास बड़े पैसेज हो जाएंगे, बस इतनी सी बात होगी। ठीक है ना? व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस टॉपिक? क्या चाहता है ये आपसे असल तौर पे? क्यों बच्चे इसे डरते हैं? उसका रीजन क्या है? बिकॉज इसका डरने का भी वजह बच्चों का एक बड़ा सा पैसेज का एक साथ ऐसे एक नजर में आना, डरना, सबसे पहला रीजन ये है। इस डर को खत्म कैसे करें हम लोग? इस डर को खत्म ऐसे करते हैं सबसे पहले कि इस बड़े से पजल्स में से या बड़े से पैसेज में से जो सिटिंग एलिमेंट या पजल का पैसेज होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% एरिया ऐसा रहेगा जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसको आपने कई बार घिस चुके होंगे। तो आप पहली बात तो अगर किसी भी बच्चे, मान लो कि इस पूरे बच्चों में से 10 बच्चे के मन में किसी को आता है या फिर मान लेते हैं 100 बच्चे के मन में अगर ये साइकोलॉजी है, इतना बड़ा सवाल होता है बे, हम तो इसी से डर जाते हैं। अगर उस बच्चे किसी बच्चे के मन में ऐसा कुछ है, पहले मैं आपको साफ कर दूं कि आपके सामने 30 से 40% पार्ट जो सवाल का आएगा, वो इतना ज्यादा फ्रेंडली हो चुके होंगे उस चीज से कि आप उसको पढ़ने के लिए 10 सेकंड खर्च करेंगे। कितना सेकंड? 10 सेकंड। मान लो एक सवाल है 10 लाइन का, उसमें से 4 लाइन अगर आपके पास पढ़ना होगा तो आप शायद 10 सेकंड में पढ़ चुके होंगे।
कंफर्म है ये चीज, 10 सेकंड में आप पढ़ चुके होंगे, उसको डिकोड भी कर चुके होंगे मन में। आई कैन बेट फॉर दिस थिंग, बिकॉज इतने भी नए नए चीजें नहीं होती हैं, रिपीटेटिव चीजें होंगी वो, बिकॉज इंफॉर्मेशन होगा, वो इंफॉर्मेशन सामान्यतः कॉमन ही होता है लगभग बार बार, उसको पढ़ने और इंटरप्रेट करने में आपको वक्त नहीं लगता है। तो पहला साइकोलॉजी आपका ये है, उनका डिमांड ये है कि भाई आप डरो मत। दूसरा डिमांड ये है कि भाई आप डॉट्स कनेक्ट करने में कितने माहिर हैं और पॉसिबिलिटीज को सोचने में कितने माहिर हैं। इनका डिमांड ये है, इनका डिमांड ये है कि हाउ मच कंफर्टेबल यू आर इन कनेक्टिंग द डॉट्स। दैट मींस अगर हम पजल की भाषा में बात करें तो वो क्लूज को कनेक्ट करने में कितने माहिर हैं आप, और उसको कनेक्ट करते समय अगर संभावनाएं आती हैं उसको फेच करने में, उसको डिकोड सॉल्व करने में कितने माहिर हैं आप। दिस इज द ओनली टू डिमांड ऑफ दिस थिंग, बिकॉज वो सारी बातें लिख के देते तो हैं, परोसते तो सारी बातें हैं। वो पजल्स का मतलब क्या होता है, वो तमाम बातों को, सारे क्लूज को, सारे इंफॉर्मेशन, सारे क्लूज आपके सामने पटक देंगे, लेकिन उसको घुमा के रखे रहेंगे, मिक्स करके ऐसे ऐसे रखे रहेंगे। हमें बस सहूलियत मालूम होना चाहिए कि हमें पहले मालूम होना चाहिए सब कुछ दिया हुआ है सवाल में। ये श्योरिटी पहले आपको देना पड़ेगा, अपने आपको देना पड़ेगा कि साहब वो तो सब कुछ दिए होंगे, हमें बस क्या करना है, डॉट्स कनेक्ट करना है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द ब्रॉडली दिस इज द इंटेंशन ऑफ होल पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जिन जिन बच्चे को लग रहा है कि सर मुझे ये टॉपिक टफ लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं टफ लगता है, बस आज इस मोमेंट के बाद से मत बोलिए ये चीज कि टफ लगता है, बस प्लीज। मैं कह तो रहा हूं, मैं आपको पजल्स में यहां की बात जब कर रहा हूं कि ये जितने सवाल सेट आते हैं, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा ना, सो रिलैक्स, ठीक है ना। क्योंकि आपके मन में ये भी आता है कि सर स्पीड कैसे आएगी। एक और चीज है पजल्स की दुनिया में आने के बाद, सर स्पीड कैसे आएगी। आप बस क्लास में रहिए, स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जितना बोलूंगा कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, चलिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ पजल्स। पजल्स कितने प्रकार होते हैं, हमें किस नजर से पजल को देखना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं एक बार। पजल्स असल तौर पे दो प्रकार के होंगे। पजल्स की अगर स्पेसिफिक बात करें तो वी हैव टू वैरायटी ऑफ पजल्स, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर, ओके, कंफर्म कीजिएगा प्लीज, ठीक है। डॉट्स कैसे कनेक्ट करेंगे जल्दी जल्दी सर ये बता दीजिए। वो होगा, उस सवाल के जरिए हम पहला सवाल जब चर्चा करेंगे तो आपको डॉट कनेक्ट करना ही सिखाएंगे ना। रिलैक्स, डू नॉट बी इन हरी अबाउट एनीथिंग। जिस दिन आप हड़बड़ी में रहेंगे उस दिन आप सबसे लंबा रास्ता तय करेंगे। सो पजल्स में हमारे पास टू वैरायटी के पजल्स होते हैं, इसको पहले समझिएगा बहुत ध्यान से। पहला वैरायटी का पजल वो होता है जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। डायरेक्टली टाइप्स लिख देते हैं यहां पे, ठीक है ना। क्या बात है, मैं जितना बड़ा बॉक्स बनाया उसमें सेट हो गया ये चीज। वेरी नाइस। सेकंड हमारे पास है बस दो तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। बस दो तरह के सवाल होते हैं पजल्स में और कुछ नहीं होता। आपने जितने भी वैरायटी सुने हैं, डे बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, डेट प्लस मंथ बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, पोस्ट बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, क्लासिफिकेशन पजल, सब एक ही छत के अंदर आते हैं। हमें समझना पड़ेगा, जैसे हमने बोला आपसे ना कि भाई आपने अगर ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं पजल्स की शुरुआत कर चुके हैं सीखने की। आपने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुके हैं सीखने की। आप डॉट्स कनेक्ट करना आपको आता है, बस वहां छोटा था तो जल्दी दिखता था, और जब बड़े पैसेज होते हैं तो आपको दिखने में देर लगता है, बस यही पॉइंट है ना, ठीक है ना। दैट इज द पॉइंट। तो हम कर लेंगे, उसको भी सीख लेंगे आने वाले वक्त में। So we have the two variety of questions only in the puzzles. Of course, third variety हम puzzles के अंदर sitting element की बात कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे हम, बिकॉज sitting element को हम अलग से एक चैप्टर की तरफ पढ़ने वाले हैं, तो हम उसके बारे में हम विस्तार से वहां बात करेंगे sitting element की दुनिया कितनी बड़ी है। फिलहाल puzzles की दुनिया तो इतनी ही बड़ी है भाई। We have only two variety of questions. Primarily हमारे पास फर्स्ट जो वैरायटी है, इसमें हमारे पास सबसे आसान सवाल जो मिलता है, सबसे पहला वैरायटी भी कह लीजिए आप इसे हम कहते हैं डे बेस्ड पजल।
और अभी मैं जब बिलीवर्स वाला कॉन्सेप्ट रखा था पब्लिकली यूट्यूब पे, तो मैंने बिलीवर्स का जो कॉन्सेप्ट रखा था वो इसीलिए रखा था बिकॉज जो बच्चे अनऑर्गेनाइज्ड, मैं इस बात को बहुत वैल्यू करता हूँ कि बच्चे ना बहुत अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना चीजें, तो आप देखिएगा यू विल फील कि हाँ ये बड़ा ऑर्गेनाइज लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, बहुत ही ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, और मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा भी आपको। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, यस। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पजल्स हैं, पूरे वैरायटी के पजल्स हम इतने पढ़ने वाले हैं। और ना ही सिर्फ अब इसमें क्या होगा ना, इस वैरायटी को, तो इसको हम, इससे हम पजल्स को जानना शुरू करेंगे, क्योंकि हम पजल्स तो मेंस में ही पढ़ने वाले हैं, मेंस का ही पजल पढ़ने वाले हैं। वहां पे सिर्फ इतनी वैरायटी नहीं रहेंगे, वहां की वैरायटीज बहुत बढ़ जाएंगी। और लेकिन प्राइमरली हम वहां तक पहुंचने के लिए हमें इनसे गुजरना पड़ेगा पहले। इनको पहले ये है कि पजल्स को आप जानना शुरू कर दिए, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे का भी क्वेरी में देखा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे व्हाट इज वेरिएबल, ये क्या होता है, समझाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेरी है, मुझे बताना भी चाहिए था ये चीज को, ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि आपने कभी ना कभी पजल्स का या सिटिंग एलिमेंट का सवाल आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि भाई 8 लोग हैं, 8 पीपल आर देयर, दे वर्क इन 8 डिफरेंट कंपनी। तो 8 अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, और 8 अलग अलग महीनों में वो ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी को, है ना। 8 अलग अलग मंथ में, डिफरेंट मंथ्स में 8 मंथ गिवन है आपके पास, तो 8 मंथ, 8 कंपनी, 8 पीपल। तो आपको पता करना है किस महीने में कौन से पर्सन ने कौन सा कंपनी ज्वाइन किया। तो दीज आर 3 वेरिएबल्स वी हैव, 3 वेरिएबल्स आर देयर, वी हैव 3 वेरिएबल्स। तुमने क्या लिखा इसमें? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेयर वी कैन फिक्स वन ऑफ द वेरिएबल, मतलब आउट ऑफ 3 वेरिएबल किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। कई बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको फिक्स करना है। इतना जद्दोजहद नहीं है भाई। आप मंथ बेस्ड पजल अगर है तो आप मंथ को फिक्स करेंगे, ये सब बातें बताएंगे आपको हम आगे। लेकिन वेरिएबल क्या होता है? तो ये मंथ, ये कंपनी के नाम, और ये पीपल, ये सब जो है वेरिएबल है। उनमें से किसी एक वेरिएबल को फिक्स करना है, और हमें पहले से मालूम होना चाहिए। यही सब तो ट्रेनिंग करना है आपको यहाँ पे, कि मैं फिक्स किसको करना है हमेशा। ये नहीं कि वहां बैठ के सोच रहे हैं अच्छा किसको फिक्स करें भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, आलू डाले सोना निकालते रह जाएंगे आप उधर से, नहीं हो पाएगा, समझिएगा। तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भैया इसमें तो यही फिक्स करते हैं मतलब पहले से ऑटोमेटिक है सब कुछ। इतना ऑटोमेटेड हो जाना चाहिए चीजों का, लेकिन ना कि भैया लोग डर जाएं आपसे, यार गजब आदमी तो पागल है, फटाफट एकदम सवाल देखता है, शुरू कर देता है, हमला कर देता है सवाल पे, कैसे कर देता है ये, इसको फटाफट क्लू भी मिल जाते हैं। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं सर मुझे ना क्लू दिखते नहीं है। अरे दिखते इसलिए नहीं है बिकॉज आप शांति सुनते नहीं है बातों को, कैसे कनेक्ट करना है। आप टीचर को देखिए ना कि टीचर कैसे कनेक्ट कर रहा है, किसको इंपॉर्टेंस दिया पहले वो। और मैं तो अपने डिस्कशन में हमेशा बोलता हूं कि मैं देखो इस पॉइंट को इसलिए उठा रहा हूं सबसे पहले बिकॉज यहाँ बड़ा गैप है, या फिर इस पॉइंट से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। सो वी हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ पजल्स, जिसमें हमारे पास ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड हैं, ये दोनों वैरायटी इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है ना। आपको समझाते हैं कि कौन सा वैरायटी है। हम फिक्स्ड वेरिएबल वाले को हम एफ वी लिख देंगे, नॉन फिक्स्ड वाले को हम लिखेंगे एन एफ वी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड वेरिएबल पजल। ये वाला हमारे पास, ये चलो हम असेंबली मार्क कर लेते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल पजल, 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 फिक्स्ड वेरिएबल पजल। तुम्हारे पास मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको? फिक्स्ड वेरिएबल पजल। मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ 11 वैरायटी ऑफ पजल्स जो हमें पढ़ना है इनिशियली, उसमें से हमारे पास 11 में से 9 तो ऐसे हैं जिसमें वेरिएबल फिक्स किए आ सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, when we talk about the fixing of variable, that means somewhere that is your support. Fixing of variable is somewhere your support, because out of 3 variable you are 100% free to fix one variable. That means आपको सिर्फ 2 को सेट करना है। Imagine the situation where you cannot fix the variable, that is box based puzzle. इसमें कंपैरिजन भी आपको एक दिख रहा होगा, कंपैरिजन बेस्ड पजल। ये सबसे आसान वैरायटी ऑफ पजल है, बहुत ही आसान, इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं जल्दी ऐसे। काउंटिंग में हमें इसको लाना है, इसको हमने गोल घेर रखा है, बॉक्स बेस्ड पजल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल, जो आपको मेंस का द्वार यहीं से खुलेगा। आपका मेंस का कॉन्सेप्ट समझिए,
तो यहां से ना मेंस के कई ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे मार्क नहीं कर पाए हैं या नहीं लिख पाए। जब मेंस के सवाल हम शुरू करेंगे, जिस दिन मेंस का लेक्चर शुरू होगा पजल्स का, उस दिन बात करेंगे उस पे हम लोग। और तब इसके कॉन्सेप्ट का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। नो डाउट सबके कॉन्सेप्ट का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन दिस विल लेट यू सॉल्व, दिस विल मेक यू कंफर्टेबल इन सो मेनी वेज, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली थॉट प्रोसेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है एवरीवन? ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो ज्यादातर वैरायटी है उसमें हम फिक्स कर सकते हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि जिसमें हम फिक्स कर सकते हैं वो हमारे लिए आसान होते हैं। क्यों? सोचिए ना, आपके पास यहां भी लिखा गया कि देयर आर 8 बॉक्सेस एंड ऑल द बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड ऑल द 8 बॉक्सेस आर हैविंग डिफरेंट आइटम। इमेजिन, मैं चाहता हूं महसूस कर लो आप पजल्स को यार, एकदम स्पेसेस लेके आ जाना प्लीज, लास्ट तक चर्चा सुनना ध्यान से। आप सिर्फ कंपैरिजन करना है यहाँ पे। इसमें आप इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कर लेते हैं। मान लो हमारे पास मंथ की बात कर ली हम लोग, हमारे पास 8 महीने रख दिए गए हैं। इमेजिन कीजिए सिचुएशन को, जनवरी है, मान लो यहाँ मार्च है, इसमें हमारे पास यहाँ अप्रैल है, मई है, यहाँ जुलाई है, यहाँ अगस्त है, यहाँ सितंबर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कितना हो गया? 7 है ना। लो एक और 8 कर ही देते हैं, अक्टूबर है यहाँ पे। हमारे पास इसमें एक वेरिएबल फिक्स हो चुका है। मैं 2 वेरिएबल फिक्स करना क्या भैया, लोगों के नाम और किस कंपनी में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आना। इसके क्लू जब क्लू लिखे जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा पता है? इसके क्लू में इसके पूरे वैरायटी जो भी है यहाँ पे, जितने को मार्क किया हमने, यहाँ पे जितने को मार्क किया हमने, टिक आउट किया हुआ है, इन सबके क्लू के लिखावट में क्या आएगा पता है? कि ऐसा आएगा, ए वर्क इन द कंपनी HCL but not in the month having 31 days. That means you are getting support of the given fixed variable. इस fixed variable का support मिल रहा है आपको। उसने कहा कि भैया आपके यहाँ 30 वाले महीने को मार्क कर दीजिए आप। 30 वाला महीना हमारे पास ये 2 महीना है। उसने क्या बोला कि ए जो है ना वो उस कंपनी में, ए जो है वो HCL में काम करता है, लेकिन वो उस महीने में नहीं काम करता है जिस महीने में कौन है भैया, 31 का महीना है। दैट मींस नाउ यू हैव 2 पॉसिबल सिचुएशंस टू पुट दिस पर्सन ए। कहां पे? या तो ए अप्रैल में होगा या तो सितंबर में होगा, बात खत्म है। यहां पे फिक्स सिचुएशन है। अब यहां एक कल्पना कीजिए, यहां के सवाल की लिखावट, मैं लिखावट की बात कर रहा हूं, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन, जो आपको सवाल दिखते हैं हमारे यहां या फिर आपको नजर आएंगे मॉक में या फिर नजर आते हैं एग्जामिनर के एग्जामिनेशन में, उस सारे सिचुएशन को क्रिएट कैसे किया जाता है, किस तरह से थॉट प्रोसेस बनता है। मान लो इसके सवाल बन रहे हैं, इसके सवाल के क्रिएशन में क्या तकलीफें आएंगी। इसमें चूंकि फिक्स कर नहीं सकते आप, किसी को बोल दिया उसने कि भैया इसका इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, इसका इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा देयर आर 8 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर कैरिंग डिफरेंट आइटम्स। खत्म, क्लू स्टार्ट। क्लू स्टार्ट हो गया। अब 8 बॉक्सेस आर देयर, उन बॉक्सेस का नाम बता देंगे, PQRSTUV जो भी है, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दे कैरी डिफरेंट आइटम्स। पहला क्लू, बॉक्स ए इज नॉट ऑफ ब्लू कलर एंड कैरिंग इरेजर। कहां रखोगे? क्या कर लोगे? कुछ करोगे? नहीं। ये तकलीफ है। मैं चाहता हूं इस चीज को महसूस कर लें आप। उसने कहा कि देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स P एंड Q। कहां रखोगे इसको? कहां से P और Q के बीच में 2 बॉक्स, कहां, कौन ऊपर कौन नीचे, क्या पता है? पता नहीं। तो ये सिचुएशन सबसे मजबूत होते हैं पजल्स में। अगर आपको हम, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं करते कभी बच्चों पढ़ाना, क्योंकि इसमें अगर आप शुरुआत में यही बात करेंगे तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम यहां से स्टार्ट करने का मतलब है, मैं उस वैरायटी से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे मैं फिक्स्ड वेरिएबल वाले सिचुएशन से आपको लेके चलूं, क्योंकि वहां पे आपके पास सपोर्ट है। फिक्स्ड वेरिएबल, दैट मींस यू हैव दिस। यहां पे जब फिक्स कर सकते हैं चीजों को, हम फिक्स कर सकते हैं वेरिएबल को, दैट मींस दिस इज नथिंग बट सपोर्ट। तो इजी रहेगा आपके लिए पजल्स में गोता लगाना। ठीक है ना? एक बच्चे ने पूछा सर इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें तीनों वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें तीनों वेरिएबल है। इसमें हमारे पास मंथ है तो मंथ को फिक्स कर सकते हैं, इसमें हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज वो बताएंगे ना कि दिस 8 पीपल ज्वाइंड 8 डिफरेंट कंपनी इन डिफरेंट मंथ्स। तो मंथ एक सीक्वेंस है मंथ का ना, मंथ का तो एक सीक्वेंस हो गया ना भाई। मंथ एक सीक्वेंस में हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज है मंथ, रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज है मंथ। पढ़िए यहां पर, ये देखिए हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है डेज। ऐसा थोड़ी प्लूटो ग्रह का डेज ला के रख देगा। प्लूटो में मान लो डेज को कुछ और कहते होंगे, मान लो ऐसा कोई रहता हो वहां पे, कुछ भी ऐसा तो है नहीं। यानी जुपिटर, जो जुपिटर ग्रह है उसके महीनों के नाम यहां दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। मंथ तो आपके जो लाइफ में, रियल लाइफ में मंथ है, जनवरी फरवरी, उसी का जिक्र करेंगे। तो वी आर हैविंग अ वेरी नोन सीक्वेंस ऑफ द मंथ्स
We are having a very known sequence of the days. We are having a very known sequence of the years provided. हमारे पास जो ईयर के नाम बताए जाएंगे, 8 वर्ष दिए गए आपको, अगर तो उस 8 वर्ष में पता रहेगा ना, 1981 लिखा है तो पहले होगा, 1985 लिखा है तो बाद में होगा. जनरल कॉन्सेप्ट है ये चीज. दैट्स वाई ऑल दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे डेज या मंथ का जिक्र हो रहा होता है, या जो भी वैरायटी आपको दिख रहा है, इसमें हम फिक्स फ्लोर है मान लो. अब फ्लोर कहां है भैया? तो फ्लोर क्या, एक छत पे पूरा फ्लोर थोड़ी होता है. फ्लोर मतलब बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं. हम सबको पता है कि नीचे 1 होता है, ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे होता है. उसी चीज को यहां पे लागू करते हैं हम लोग. ठीक है ना? ठीक है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ideation of examiners, ideation of the people who create questions. What are the mansikta of those people? What are the thought process of those people? How they think about the creation of questions? क्या ध्यान रखा जाता है? तो ऑफ कोर्स हम उस पर भी बात कर रहे थे आपके सामने कि यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट दैट लेवल, कि भाई अगर सर ने टिक लगाया है तो और सर यहीं से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि ये सवाल वेरिएबल फिक्स कर सकते हैं, तो मतलब आसान सेगमेंट है ये. ठीक है ना? ठीक है. तो आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे. 9th और 10th एक्सप्लेन कर दीजिए. मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा यार, क्या बात करूं, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा. मैं डे बेस्ड जब पढ़ाऊंगा तो पहले डे को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में क्या क्या जानकारियां चाहिए आपको वो बताऊंगा. जब मंथ बेस्ड पजल स्टार्ट करूंगा तो मंथ बेस्ड पजल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, सवाल पे जाएंगे. सबका उसका टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करते चलूंगा. रिलैक्स. ठीक है. सो आई होप नाउ यू आर अवेयर ऑफ द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ दिस टॉपिक puzzles, and now you are aware of the variety of questions also, कि puzzles के क्या-क्या variety of question हमें initially जानने होंगे. लेकिन puzzle की दुनिया सिर्फ इतनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. puzzle की दुनिया इससे आगे भी बहुत है, जो हम मेंस वाले फेज में पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां से मेंस के सवाल नहीं बनते हैं, यहां से ही मेंस के सवाल बनते हैं. ये सारे के सारे सवाल जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में हमें इसी में और मिर्च मसाला फेंकना पड़ेगा. हाँ ठीक है, थोड़ा सा और तड़का लगाना पड़ेगा इसी में, और जहर घोलना पड़ेगा इसमें, और कष्ट डालना पड़ेगा इसी में. और कुछ ऐसे भी कष्ट होंगे जो अभी यहां मेंशन नहीं है, जो कष्ट हम वहां पे उस वक्त क्रिएट करेंगे, बताएंगे आपको और भी. ठीक है. समझ में आ रही बात? डराओ मत. मैं डरा नहीं रहा हूं भाई. मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं. ठीक है. ठीक है. एक बच्चे ने लिखा कि सर आपका एक्सप्लेनेशन इतना स्ट्रांग रहता है कि कोई आपसे रीजनिंग पढ़ के रीजनिंग पढ़ा सकता है. आई हैव सो मेनी टीचर्स इन माय नॉलेज जो रहे हैं स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स कुछ ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसे हैं. ठीक है. तो उसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है. मैं तो हमेशा से ऐसे पढ़ाता आ रहा हूँ, जिसको जो मतलब बच्चे जिसको ग्रैब करना है वो तो ग्रैब करेगा ही करेगा. मैं तो समझा रहा हूँ डीप में. कई बच्चे इस बात को बर्दाश्त कर पाते हैं, कई बच्चे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मैं झेल ही नहीं पाते हैं. ठीक है. मैं तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपने सब्जेक्ट में तो रहूंगा ना भाई. मैं अपने सब्जेक्ट को ऐसे मैं ग्राइंड करके रखा हूँ जीवन में कि आप मुझसे नींद में पूछोगे, मैं हर एक कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूंगा कि फील कर लोगे आप. वो तो मैं चाहूंगा ना. मैं तो फिर किस बात का मतलब वो होना चाहिए. फिर आप करो कोई चीज तो शिद्दत से करो या फिर मत करो, मेरा यही कहना है. ठीक है. मैं एक और बात करना चाह रहा था फिलहाल अभी. मुझे क्या बात करनी चाहिए थी अब? हाँ ठीक है. एक और पॉइंट है जो हमें बात करनी चाहिए. कुछ पॉइंट्स हमारी टीम ने लिख के दिया है मुझे कि सर ये सब बातें बच्चों से जरूर कीजिएगा, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं. ठीक है. एक मिनट. ठीक है. ये थोड़ी लिखित बातें हैं, वैसे हम कर लेंगे इसे. ठीक है ना? ठीक है. चलिए. सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू नो अबाउट दिस
होल जर्नी ऑफ पजल्स। कहता है कि भाई क्वेश्चंस ऑफ पजल यूज्ड टू बी सॉल्व्ड इन अ टेबल और चार्ट फॉर्म बाय फिक्सिंग वन ऑफ द वेरिएबल इन मोस्ट ऑफ द टाइप्स। इसलिए क्या लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइप। अधिकांश ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे जहां पे कि आप वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं, उसे एक टेबल और चार्ट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं पजल्स को। दिस इज द रियल अप्रोच, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है, सेकंड पॉइंट यहां लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी एंड टू आइडेंटिफाई सम पोटेंशियल क्लू विथ विच। हाँ ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्या बताना चाहेंगे इसमें। देखिए पजल्स में क्या होता है ना, नाउ अडेज व्हाट इज हैपनिंग, अभी मैंने बिलीवर्स का कुछ यूट्यूब सेशन किया था बिलीवर्स नाम से, और लास्ट लेक्चर ऑब्जर्व कीजिएगा, वहां पे हमने मेन से सवाल किए थे। किसी ने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, ट्राई कीजिएगा, सिर्फ आ जाकर ऐसे क्लिक करके सिर्फ हल्का देख लीजिएगा डिस्कशन को, सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, तो आपको वहां पे ना क्वेश्चन नजर आए थे। पहला सवाल जो देखा होगा आपने लास्ट लेक्चर का एपिसोड नंबर 8 का, तो वहां पे कॉन्सेंट्रिक का सवाल था। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है कि दो बॉडी, एक बॉडी के अंदर दूसरा बॉडी, ठीक है ना, और इसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, और क्वेश्चन जो था वो इंस्ट्रक्शन था, ऐसे मान लो 3 लाइन का, कि भाई 2 सर्कुलर टेबल के अराउंड 10 लोग बैठ रहे हैं, सब लोग इनसाइड देख रहे हैं, 10 लोगों का नाम बता दिया एक फ्लो में कि ए से लेके जे तक के नाम है जो भी है, और फिर क्लू यहां से ऐसे हुआ, क्लू जो है वो 3 लाइन में समाप्त हो गया। 6 लाइन का सवाल था, सिर्फ 6 लाइन का, 6 लाइन का सवाल। आज के जमाने में दिक्कत यहां आ रही है। तो पहले क्या था ना, पैसेजेस में बड़े बड़े पैसेज हुआ करते थे। आप 2025 के पास आउट लोगों से पूछेंगे, जब आप जो लोग पास किए हैं एग्जामिनेशंस को, वो बताएंगे आपको कि अब के जमाने में डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। पहले के जमाने में सवाल, बड़े बड़े सवाल का ज्यादा डिमांड था, बड़े बड़े सवाल अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा ना वो दिमाग लगा रहे हैं वो लोग, क्योंकि एआई का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, दैट कैन कॉम्प्रेस द क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, लाइंस लेके आ जाते हैं वो लोग। तो 3 लाइन में ही पूरे सवाल की जो क्लू वाली कहानी थी रख दी गई, ये उसका ट्वाइस रहेगा, उसका थ्राइस रहेगा, इसका आधा रहेगा, उसका न्यू, मतलब क्लूज को अब ना आपके जमाने में क्या कर रहे हैं वो लोग, क्लूज को कॉम्प्रेस कर दे रहे हैं, ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को चेक करना चाह रहे हैं कि आप और कितना बुद्धिमान इंसान है। अब किसी से कह दिया जाए कि भाई कॉन्सेंट्रिक का क्वेश्चन था, 3 लाइन में क्लू खत्म, तो समझदार रहेगा तो बोलेगा सवाल में दम होगा भाई, तभी 3 लाइन में खत्म हुआ है वो चीज। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। पहले के जमाने में हमारे पास क्वेश्चंस जो थे वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट, चलो 30-40% हो गया, चलो मान लो बता दिया उसने जो बताना था उसको, उसके बाद भर भर के क्लू हुआ करते थे। अभी भी होंगे, अभी भी मिलेंगे, हम इस पे भी काम करेंगे, लेकिन हमारा काम इस पे भी होगा, ध्यान रखिएगा। हमें उस लेवल पर तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, छोटे क्लू, प्रीलिम्स में भी आ गए हैं, छोटे छोटे क्लू के सेट हैं। खेल गया सवाल। ठीक है ना। तो अब यहां पे एक बच्चे का सवाल था, सर डॉट कनेक्ट करने वाली कहानी बता दीजिए प्लीज। डॉट कनेक्शन क्या होता है? डॉट कनेक्शन का मतलब है, देखो वर्बल रीजनिंग में जो सवाल की क्रिएशन होती है, तो वो सवाल को टफ कैसे बनाते हैं। अगर सवाल को इजी बनाना होगा तो क्लू ऐसे, मान लो यहाँ से क्लू स्टार्ट हुआ है, तो वो ए के बारे में बात शुरू किया, ए के बारे में, बी के बारे में बात यहाँ एंड हुआ, फिर यहाँ पे बी के बारे में बात स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सी के बारे में एंड हुआ, फिर यहाँ पे वो ए के बारे में कोई बात कर देंगे जिससे डी कनेक्ट कर लेंगे, फिर डी से स्टार्ट हुआ, डी के बारे में बात शुरू होगी, फिर वहाँ पे ई पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से जो है ई के बारे में एफ से कनेक्ट कर देंगे, ई को यहाँ उल्टा कर देंगे, मान लो एफ से ई कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब सब कुछ कनेक्शन दिया रहेगा। ये सवाल बहुत आसान रहेगा, बहुत ही आसान, ठीक है ना। इस तरह से अगर मान लो कनेक्शन सिस्टमैटिक मिलते जा रहे हैं, सवाल आसान है, और कंटिन्यूटी में सवाल मिल रहे हैं आपको, बहुत ही आसान काम है वो। लेकिन जैसे ही सवाल को टफ करना होगा, और बच्चों के मन में ये चीज बैठ गया है, क्योंकि अब जब बच्चे बहुत नया नया कुछ नहीं सॉल्व करते हैं, नया नया नहीं सीखते हैं, तो पुराने थॉट प्रोसेस पे ही रहते हैं। आज के जमाने में क्या कर रहे हैं वो लोग कि कैसे प्रेशर बनता है परीक्षा में, परीक्षा के अंदर प्रेशर बनता है कैसे बच्चों में। तो अब बड़े सवालों में भी जो जहां ज्यादा क्लू भी है, वहां भी क्या करने लगे हैं ये लोग, इनिशियल क्लूज आपको ऐसे देंगे ना, मान लो यहाँ पी, यहाँ पे क्यू की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं आर और एस की, फिर उसमें भी ऐसा बात कर रहे हैं जिसको आप प्लॉट पे ला ही नहीं सकते, फिर यहाँ कोई नेगेटिव बात कर दिया उन्होंने, नेगेटिव क्लू यहाँ लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ कुछ आपको कहीं नीचे के साइड में नजर आएगा कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट क्लू जो आपको दिखाई देंगे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कह लीजिए या क्लू कह लीजिए, वो नीचे के साइड में रख देंगे, और फिर यहां से नेगेटिव क्लू कनेक्ट करके फिर पॉजिटिव क्लू कनेक्ट करके उत्तर बनवाएंगे आपसे। अब बच्चा उतना पेशेंस नहीं रखा है, बच्चा गया फ्लो में सवाल सॉल्व कर रहा है, हाँ ठीक है, तो भैया 7 दिन में है, 7 दिन में 7 लोग 7 शहर को जा रहे हैं, ठीक है भैया, चार्ट बनाया बच्चा, एकदम धड़ 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 बना दिया, क्लू पढ़ने गया, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम का प्रेशर है।
बच्चा प्रेशर में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसको, यहां तक पढ़ लिया, मतलब समझिए कि जो क्लू वाले पार्ट है उसका 80% पढ़ चुका है बच्चा और कलम नहीं चल पाएगा ना, तो आप सवाल से खत्म हो चुके हैं, आप गेम से बाहर हैं, आप परीक्षा में है ही नहीं। अब आप समझिए वो एग्जाम फेल कर चुके हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो मेरा काम है कि आपको ये सब चीजों से आगाह करना कि देखो भाई ऐसे ऐसे होगा। प्राइमरली हम सिस्टमैटिक क्लूज वाले क्वेश्चन डील करेंगे, फिर हम आगे चल के बढ़ते बढ़ते सिचुएशन को रिवर्स करके भी काम कर रहे होंगे। तो अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट कि क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरह से आज के जमाने में बदलाव हो रही हैं, क्यों बच्चे फंस जा रहे हैं, क्यों बच्चे बोल रहे हैं मैं 3 साल तैयारी कर रहा हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस पेपर्स प्रॉपर्ली, यू नीड टू लुक आफ्टर दैट थिंग कि क्या हो रहा है, आखिर में क्या फंस रहे, क्यों फंस जा रहे हैं। पजल तो मुझे आता है, फिर पजल में फंस क्यों रहे हैं, पजल में इसलिए फंस रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट ट्रैकिंग द अपग्रेडेशन ऑफ एग्जामिनर्स। आपके पास अपग्रेडेशन का वही नहीं है, आप फंस जा रहे हो इस बात पे बिकॉज पहला 80% क्लू उसने नहीं दिया, लेकिन सवाल आसान था, बस आपको ध्यान कहां रखना था कि भाई आगे तो नहीं दिया है कुछ इंपॉर्टेंट क्लू, आगे दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, उसको उठाइए और फिर आगे बढ़िए, उल्टा चले जाइए, मिल जाएगा। या फिर होता है कि यहां से डायरेक्टली यहां कनेक्ट कर दिया और फिर सिस्टमैटिक है। ठीक है ना? ओके, चलिए, तो ये बात मुझे करना था बिकॉज क्योंकि आप आगे चल के डरेंगे, तो ये डॉट कनेक्शन एक्चुअली में क्या है, यही है हाउ यू आर कंफर्टेबल इन कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट मींस कि एलिमेंट्स को कनेक्ट करना। तो उसमें जरूरी नहीं कि सिस्टमैटिक ही मिलेगा, कई बार आपको हो सकता है इनिशियल क्लूज आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप आगे वेट कीजिए, फटाफट फटाफट रीड आउट कीजिए, और अभ्यास आपको यही सिखाएगा कि आप जल्दी जल्दी क्लूज को कैसे पढ़ सकते हैं, बिकॉज क्लूज के जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत ही आपके पास सेम आएंगे, बार बार सेम सेंटेंस आएंगे, बार सेम सेंटेंस आएंगे, कुछ भी अलग नहीं आएगा सेंटेंस के तौर पर। ठीक है ना? तो हम थोड़ी सी बातें क्लूज पे कर लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्लूज की बात करते हैं बिकॉज ये सब ज्ञान की कहानी है, ये सब हम लोग कर लेंगे, प्रोजेक्शन का रोल। अब जो हम बात करने वाले हैं अगले 10-15 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। ठीक है ना? सो एक बच्चे ने लिखा, सो दैट्स व्हाई वी शुड गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट। एग्जैक्टली यस, आज के जमाने में जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, it is always important to go through the passage first to identify the category and some potential clues with which you are going to start solving the question। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज के जमाने में तो खास तौर पे ऐसा हो गया है, जो कहानी है इसको डिकोड तभी कर पाएंगे एक बार सरसरी निगाहों से, क्या बोलते हैं, सरसरी निगाहों से फटाफट चेक करना। क्यों भैया? क्योंकि अगर आप नहीं करने बैठेंगे तो फंसेंगे आप, सिस्टमैटिक ब्लाइंडली नहीं जा सकते, अभी पहला क्लू होगा पहले से स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब हमेशा नहीं होने वाला है ऐसा, तो हमें वर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सम इंपॉर्टेंट क्लूज की बात कर लेते हैं, और जब मैं सम इंपॉर्टेंट क्लूज या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो यहां पे मैं अब कंजंक्शन वाले पॉइंट नहीं बताने वाला हूं, बताना चाहिए क्या रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन वाले पॉइंट्स, वैसे डायरेक्शन चलो बता दूंगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट देना प्लीज, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज।
क्लास कैसे ओवर हो जाएगा अभी? क्लास ओवर हो गया बताओ? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, क्लास ओवर नहीं हुआ है। मैं ही बोल के गया हूं आपको, 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। ठीक है ना, चलिए आइए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, एक बच्चे का और भी पॉइंट था एक, कि सर विल दिस सेशन, दिस सीरीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम वाईटी? वाईटी से डिफरेंट क्या? बहुत बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द रीजन इज कि वी आर वी वी विल बी रेस्पॉन्सिबली रीचिंग समवेयर इन दिस डिस्कशन। ठीक है ना, हम लोग रेस्पॉन्सिबली कहीं पहुंच रहे होंगे, और वो भी सिस्टमैटिक। बिकॉज मैं बार बार कहता हूं, अनऑर्गेनाइज पढ़ाई का मतलब पढ़ाई नहीं है। मैं बोलता हूं ना बार बार, लाइन रेगुलर क्लास में बोलता रहता हूं ये चीज, कि अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अनऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पजल्स को अपने काबू में करने के लिए हमें सिस्टमैटिक मूव करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है ना, ठीक है। Okay, so some of the important clues and points we'll discuss here, and we'll take 10-15 more minutes to discuss all these things. So primarily हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट होता है, आप कॉन्सेप्ट 1 कह लीजिए इसे, कॉन्सेप्ट 1। इस कॉन्सेप्ट 1 में आई विल ट्राई टू, लेकिन आपको एक मैं और डिस्कस, चूंकि इस डिस्कशन को हम और लंबा कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप अभी बिलीवर्स का एक सेशन था, लेक्चर 1 आई थिंक, हाँ, उसमें सारे हमने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डिस्कस किए थे। सो मैं चाहूंगा, मैं करूंगा एक काम, मैं करता क्या हूँ, उसको मैंने उस वीडियो को मैं इस आपके इस बैच में भी डलवा देता हूँ, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ उस चीज को, तो हम थोड़ा समय बचा सकते हैं यहाँ पे, उस चीज को हम यहाँ समय बचा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बिकॉज बहुत से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो बहुत काम के हैं, तो ऑल्दो या तो आप वो काम कर लें कि आप उसी को डिस्कस करने के बाद जाके देख लें उस वीडियो को, अदरवाइज मैं कुछ कुछ पॉइंट ले लेता हूँ जो कि आवश्यक ही होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज ये चीज हमने ऑलरेडी, जो बच्चे चैंपियन में पढ़ रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द ब्लड रिलेशन, तो वहां मैंने डिस्कस किया इस पॉइंट को। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत घातक होते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वर्बल रीजनिंग में काम आता है, डीएस डेटा सफिशिएंसी तक काम आएगा, डीएस तक काम आएगा आपको ये चीज। तो इसमें हमने सिखाया है कि भैया 4 शब्द हैं खास तौर पे। एक आपका है हु, एक हमारे पास है हु, एक हमारे पास है विच, एक है हुज, और एक है होम। उसमें से असल तौर पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो ये दोनों शब्द इस्तेमाल होता है सबसे अधिक, उन दोनों में से भी सबसे अधिक हु इस्तेमाल होता है। ये 4 शब्द ऐसे हैं जो आपको हमेशा मतलब इसके बिना शायद ही कोई सवाल क्रिएट हो। मतलब सवाल में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्रिएट करने की सबसे पहली सीढ़ी ये है। सेंटेंस को, और भी बहुत से लेवल हैं, बहुत से शब्द हैं, बहुत से तकनीक है जिससे सवाल को, वो क्लू को आपके सामने टफनेस बढ़ाने के लिए वो यूज करेंगे। ठीक है ना, हम उन तमाम चीजों को चाहते हैं कि अपने गिरफ्त में कर लें। तो उसमें सबसे पहला जो चीज मिलेगा आपको ना, वो जो टफ करना चाहेंगे वो इन शब्दों के जरिए करेंगे, वो सेंटेंस को खींच देंगे थोड़ा सा बड़ा। ये होंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए होंगे, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए होंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा सेकंड एलिमेंट किसको कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है, कंजंक्शन वाले वर्ड। उससे ज्यादा घातक ये वाला है। कंजंक्शन वर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर आता है एंड, बट, while, एंड कॉमा इज। ये कॉमा इज बहुत घातक है, बिकॉज इसमें बच्चा फंस जाता है कॉमा इज वाले कंडीशन में, उसको ध्यान ही नहीं रहता इस बात का और वो फंस जाता है। ठीक है ना, तो इसका में से आप सबका ही ध्यान रखिए इसमें, तो इसमें कुछ भी कम नहीं ज्यादा नहीं है, सब जरूरी है, और ये हमेशा काम करता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट क्या है। उसके लिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो एग्जांपल का सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी सवाल में तो और भी प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल होगा। ठीक है ना,
हाँ, सिर्फ कॉमा भी इसमें आ जाएगा, कॉमा इज या सिर्फ कॉमा की बात कर लें तो वो हमेशा कंजंक्शन की तरह काम करेगा, कंजंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो कह दिया उसने कि ए इज, कोई फ्लोर का सवाल ले लीजिए, ए लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, who is 4 floors below एक मिनट, ए लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, नहीं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया है, तो इजी हो जाएगा ये तो। ए लिव्स 3 floors above B, who is living on the second floor। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही साधारण सी बात है। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए तीसरी मंजिल पे रहता है, सॉरी मैं बार बार उसी को क्यों लिख रहा हूं भाई, ए बी से 3 मंजिल ऊपर रहता है, जो दूसरी मतलब सेकंड फ्लोर पे रहता है या फिर दूसरी मंजिल पे रहता है। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या बात कर रहे हो। ए लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी, बी हु इज लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर। एक तो ये हो गया, इसी में हम मान लो यहां पर हु के जगह पे क्या कर देंगे, एंड कर लेंगे, एंड कर देंगे, तब पॉसिबल नहीं है ये चीज, तब पॉसिबल नहीं है, मानते हैं इस बात को। फिलहाल तो बहुत ईजी है यार, ठीक है ना। बस यहां पे मसला क्या है, अभी क्या कहना चाह रहा है, ये हु जो होता है ना, ये हमारे पास पहला एलिमेंट ये माना जाएगा, सेकंड एलिमेंट ये माना जाएगा, और कोई और एलिमेंट होता तो उसको थर्ड बोलते। फिलहाल सेकंड एलिमेंट कौन है, ये है। हु किसके लिए काम करता है, तो बी के लिए काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो नियरेस्ट एलिमेंट रहेगा उसके लिए काम करता है। जो हिंदी में बच्चे पढ़ रहे हैं, हु का हिंदी क्या हो जाएगा, जो किसके लिए काम करेगा, बी के लिए काम करेगा। तो हमेशा इसे आप दो सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे, हमेशा क्या करेंगे आप, इसे दो सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे। पहला सेंटेंस जो ए से लेकर बी तक समाप्त हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस जो बी से लेकर लास्ट तक चलेगा। इसको आप दो सेंटेंस की तरह ट्रीट करें हमेशा। तो इसने क्या बोला, ए लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी, बी हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। इस पूरे सेंटेंस में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहां है, तो सेकंड पार्ट ऑफ द जो क्लू है, ये सेकंड पार्ट ऑफ जो क्लू सेंटेंस है, ये हमारा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है हमें। बिकॉज मान लो हमारे पास एक 7 मंजिला इमारत थी, मान लो हमारे पास एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसने कहा बी हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, दैट मींस बी, यहां पहले फिक्स कर दिया आपने, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट आपका एलिमेंट फिक्स हुआ है। और अब कहता है कि ए लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी, दैट मींस कि ए यहां पे रहेगा, खत्म। ये हमारा इस सेंटेंस का कन्वर्जन ये रहा, प्लॉट पे खत्म हो गया ये चीज। एक बच्चे का क्वेरी है कि सर जस्ट लाइक सिटिंग, जस्ट लाइक ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस, एग्जैक्टली यस। रिलेटिव प्रोनाउन अपना नेचर थोड़ी चेंज कर लेगा यार, चैप्टर तो वही है ना, वर्बल रीजनिंग का ही तो कहानी है। पैसेज ही तो आ रहा है आपके पास, वो छोटा था यहाँ बड़ा है, लेकिन वो टर्म जो है हु व्हिच हुज हुम, ये तो वैसे ही काम करेगा जैसे ब्लड रिलेशन में करता था, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस में करता था, वैसे यहाँ भी करेगा, वैसे सिटिंग अरेंजमेंट में भी करेगा, सिटिंग अरेंजमेंट में भी वही करेगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को बहुत परेशान करेगा, मैं इसी में बोल रहा हूँ, जो बताया हूँ ना इसी में परेशान करेगा और कर भी रहा होगा, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट सेकंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं चीज। एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी 2 पॉइंट आएंगे। पहला बिंदु कहता है कि भाई अगर कभी भी लिखा रहेगा ए इज 3 फ्लोर्स, 3 फ्लोर छोड़िए आप, n फ्लोर्स, n में आप कुछ भी भर लीजिएगा, n फ्लोर्स अबव
n फ्लोर्स above, below, या कल को कोई और भी टर्म है ना, इसलिए फ्लोर हटा के आप प्लेस कर लेते हैं, प्लेसेस। A is n places above, below, before, after, ahead, behind, away, कुछ भी ऐसा लिखा रहे, इस तरह का तमाम टर्म, अवे, बी, ऐसा लिखा हुआ है मान लो, ये पूरा सेंटेंस आपका ये रहा मान लीजिए। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस केस में एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिख लेते हैं आपके सामने हम, एक छोटा सा, ए इज 3 फ्लोर्स बिलो बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब भी n प्लेसेस अबव, n प्लेसेस बिलो, n प्लेसेस बिफोर, n प्लेसेस आफ्टर या फ्लोर, उसके जगह कुछ भी लिखा रहा है, कभी भी अबव, बिफोर ऐसा टर्म के साथ अगर n है, मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आउटकम जो है, गैप जो रहेगा, गैप इज इक्वल टू n-1। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का प्लीज, n-1 का ही गैप रहेगा हमेशा, इस बात को हमेशा कॉन्सेप्चुअली याद रखिएगा, जब भी होगा तो n-1 का गैप रहेगा, जब भी होगा, ठीक है ना, गैप विल बी ऑफ n-1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकली समझाते हैं इस बात को, कैसे काउंटिंग होती है, क्योंकि आपको सिर्फ ये ट्रिक समझा दिया जाए कि ऐसा होता है तो आप डाइजेस्ट कर लेंगे क्या, नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पास एक सवाल हो कि मजाक चल रहा है सर, ऐसा क्यों हो जाएगा, तो हम ऑफ कोर्स इसीलिए इस चीज को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, ये छोड़िए ना, यहीं आइए ना, ए इज 3 फ्लोर्स बिलो बी, ड्रॉ कर, वहां एबव था इसलिए छोड़ो, हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लो हमारे पास ए इज 3 फ्लोर्स बिलो बी है, तो मान लो हमारे पास बी टॉप पे था, मान लिया ऐसा कि ए इज 3 फ्लोर्स बिलो बी, ए जो है वो बी से 3 मंजिल नीचे है, तो जो ए होगा यहां आएगा, ठीक है ना। 3 मंजिल नीचे का मतलब गैप ऑफ बिटवीन में 2 मंजिल रहेंगे, मतलब बीच में 2 फ्लोर आएंगे, बिकॉज मंजिल कैसे काउंट होता है भाई, तो 1 2 और ये 3, ये हमारी काउंटिंग का अप्रोच हो गया, ठीक है ना। सो ए इज 3 फ्लोर्स बिलो बी, दैट मींस गैप ऑफ ऑलवेज 2। ए इज 4 फ्लोर्स बिलो या अबव या अहेड, जो भी बोला जा रहा है, ए इज 4 फ्लोर्स बिलो बी हो गया, तो गैप ऑफ 3 होगा। 5 बोलेगा तो 4 हो जाएगा, 6 बोलेगा तो 5 हो जाएगा, 7 बोलेगा तो 6 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन प्लीज, ठीक है ना। हिंदी में कैसे मालूम चलेगा इस गैप का, तो भाई ऊपर नीचे आगे पीछे अहेड, मतलब भाई फिर से आगे पीछे दूर, ऐसे शब्द रहेंगे तो वहीं भी आप वहां भी -1 करेंगे गैप का। जैसे यहाँ पे बोला ना 3 फ्लोर्स बिलो, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए 3 फ्लोर्स बिलो बी, बी के और ए में हमारे पास गैप ऑफ 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसी में एक और चीज है, एक बिंदु ये था हमारे पास चर्चा के लिए, एक और बिंदु इसमें आता है, लेकिन वो अगले स्लाइड में समझाते हैं आपको हम। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उसको कॉन्सेप्ट नंबर चलिए 3 ही कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट 3rd। इसमें भी मतलब इसी से जुड़ा हुआ कहानी है, इससे जुड़ा हुआ। मान लो कह दिया उसने, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। जब ये बिटवीन का टर्म आएगा ना, बिटवीन का टर्म, और यहां पे 3 छोड़िए, यहां पर n ही कर लेते हैं फिर से, n पर्सन बिटवीन ए एंड बी। जब भी बिटवीन का केस आएगा तो वहां पर गैप के मामले में हम क्या करेंगे, गैप इज इक्वल टू n, नो n-1। गैप क्या हो जाएगा, वहां पर n का ही गैप रहेगा, वहां n-1 नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। ओके, ठीक है, क्लियर है। सर आप सर हिंदी में बताइए आप मैं हिंदी में बता रहा हूँ यार, अब देखो मैं दोनों भाषा में लिखने में ना, मतलब उतना मैं दोनों में फ्लो में नहीं लिख पाऊंगा मैं, मतलब मेरा है ये चीज, मतलब मैं लिखूंगा तो मैं बोलता हूँ अपने टीम से कि मेरी जो बातें हैं उसको हिंदी में भी लिख के रखें, तो मैं भाषा दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि हिंदी में बच्चे देखने वाले, हिंदी वाले बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो मुझे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इतना अंग्रेजी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल सा अंग्रेजी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है।
बिलो, अबव, इन सब शब्दों का मतलब हम सबको मालूम है। हिंदी अनुवाद करना चाहेंगे तो इस लाइन का अनुवाद कीजिए, ए इज 3 फ्लोर्स बिलो बी। हिंदी कर लेते हैं, ए बी के 3 मंजिल नीचे रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, ठीक है ना? ओके। सो हमें थोड़ा तो मतलब थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। सो देयर आर n पर्सन बिटवीन, हमें इसमें क्या याद रखना है, जब भी बिटवीन कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी बिटवीन का लाइन आएगा कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो वहां पे 5 का 5 ही गैप रखना है, गैप ऑफ n। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, रिलैक्स। बहुत से बच्चों को क्वेरी आ गया सर, अब आज के इतना रखते हैं, बाकी कल डिस्कस किया जाएगा। कोई बात नहीं, कल मिलेंगे। हम हड़बड़ी में नहीं रहेंगे भाई, टेंशन मत लेना, मैं हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं रहूंगा। जितना आप झेल पाए, जितनी बातें आप बर्दाश्त कर पाए, इससे अधिक आप नहीं कर पाएंगे, मुझे ही पता है। बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, बहुत चीजें समझ रहे हैं हम लोग, एंड ठीक है, नो इश्यूज, रिलैक्स। जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होता कभी भी। एक बच्चे का क्वेरी है, बस उसको सॉल्व करते हैं। एक बच्चे का क्वेरी है, सर अवे वाला समझा दीजिएगा। देखो, मैं जब ये लिख रहा हूं ना, इसमें से हमारे पजल्स में इस्तेमाल होगा सबसे अधिक बिलो एंड अबव। ठीक है ना? ये बिफोर, आफ्टर, अहेड, बिहाइंड, अवे, ये खास तौर पे इस्तेमाल होंगे आपके सिटिंग अरेंजमेंट के समय। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो मैंने लिख दिया सबको, जैसे अवे कहां इस्तेमाल होगा, तो मैं समझाता हूं इस चीज को। तो मान लो कहीं लिखा हुआ है, मैं अलग स्लाइड ले लेता हूं, बिकॉज यहां कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो मान लो हमारे पास कोई क्लू लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसे बता रहा हूं मैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, ए इज 3 places away from B। ठीक है ना? ये लाइन है। इसका मतलब क्या है, मान लो B यहां पर है, तो B से A जो है वो 3 places अवे है। लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं पता अपने को। तो B यहां पर है, तो गैप ऑफ 2 मेंटेन करके हम एक बार A यहां सोच लेंगे, और एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड में गैप ऑफ 2 मेंटेन करके यहां रखेंगे। मतलब 3 प्लेसेस अवे का मतलब क्या हो, गैप ऑफ 2। तो आपको इस पॉइंट पे फोकस रखना है कि 3 प्लेसेस अवे का मतलब सर ने बताया कि n अवे वर्ड है, तो n-1 रखना है गैप। गैप विल बी n-1, दैट मींस कि यहां पर 3 है, तो गैप ऑफ B और A में कितना होगा, 2 होगा। गैप इधर होगा, अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे हम लोग तब भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। दैट इज द पॉइंट। दूर है उससे, 3 कुर्सियां दूर है, 3 स्थान दूर है, मतलब गैप ऑफ 2। ठीक है ना? ओके, अच्छा, एक बच्चे का कुछ देर पहले क्वेरी था, मैं उसको उस वक्त नहीं कैरी कर पाया, बट आई विल ट्राई टू कैरी दिस दैट पॉइंट राइट नाउ। एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेरी था कि सर, लास्ट ईयर आपने चैंपियन में पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था, फिर आपने पजल पढ़ाया था। इस साल आप पहले पजल पढ़ा रहे हो और फिर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने वाले हो, ऐसा क्यों? ये क्वेरी है किसी बच्चे का, और बहुत ही जेन्युइन क्वेरी है, मैं इसलिए पिक भी किया हूं इसको। तो मैंने महसूस किया ऐसा, मैं कई बार जब ये पढ़ाता था तभी मैं बोलता था कि देखो, दोनों चैप्टर्स में से 19-20 का फर्क है। 19 पड़ता है आपका पजल और 20 पड़ता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को करने में आपको ज़्यादा समय खर्च होगा, थोड़ा-सा आपको हल्का ज़्यादा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च होगा सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ज़्यादा। तो लेकिन मैं जब करते-करते मैं भी फ़ील किया फिर कि यार बच्चों को ना पज़ल्स पहले अगर कराएँगे, तो बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली हो पाएँगे पज़ल्स की दुनिया में। तो उनको जब पहले पॉजिटिव मार्क्स दिखने लगेंगे कि हाँ यार मेरा हो रहा है, तो उसके बाद अगर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है सिटिंग अरेंजमेंट डाइजेस्ट करना बच्चे के लिए आसान रहेगा। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट फ्लिप दिस थिंग। तो लास्ट ईयर सिर्फ चैंपियन में नहीं, चैंपियन के बाद एक्चुअली में हम जितने भी कोई टारगेट बैच पढ़ाया हमने, या आई थिंक आगाज़ भी जब मैं पढ़ाया था, कोई फाउंडेशन बैच ही था आगाज़, उसमें भी देखेंगे आप, तो मैंने पज़ल पहले कर दिया था। तो मैंने महसूस किया ऐसा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया किसी बैच में ही, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बच्चे कंफर्टेबल ज़्यादा हुए पहले पज़ल के बाद सिटिंग अरेंजमेंट करने में।
तो ऐसा कुछ-कुछ करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं क्या और बेहतर हो सकता है। तो उस बेहतर का आउटकम है कि मैं 2026 में पहले पज़ल पढ़ा रहा हूँ और फिर सिटिंग एलिमेंट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके। अपनी क्वेरीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे। आई एम रेडी हियर टू आंसर योर क्वेरीज़। ठीक है। बिल्कुल सही डिसीजन है सर। ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ये चैप्टर में अगर आप पकड़ लिए कहानी, इस चैप्टर पूरे सिटिंग एंड पजल्स को पकड़ लिया आप, तो आपका कॉन्फिडेंस ही रहेगा अलग। बहुत अलग कॉन्फिडेंस रहेगा आपको पूरे रीजनिंग में आपका। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी देयर always till the last lecture of puzzles. You need to be 100% there in the class, regularly to be there in the class. ठीक है ना? आरबीआई असिस्टेंट कैसे होगा? देखिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए मैं सिंपली कह रहा हूँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है चीज़ों को, तब तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए भावुक होइए। और अगर आप इसी साल तैयारी शुरू किए और आरबीआई असिस्टेंट को लेके परेशान हो रहे हैं, तो अपने आप को आप आगे परीक्षाओं के ही बर्बाद कर लेंगे। अगर आप मेरी बात सुनते समझते हैं सही तरीके से, तो इस सलाह को मान लीजिएगा। अदरवाइज़ बर्बाद होने के बाद तो खैर आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि सर ने कहा था सही में। तो ठीक है, अगर अभी आप इस वक़्त में अगर आप 80 के आस-पास में नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप लड़ाई कीजिए। आप उस 12-15 नंबर की ग्रोथ को देख सकते हैं अगले 15 दिन में, 15-20 दिन में। लेकिन अगर आपके नंबर ही 50-60 भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट आरबीआई सेशन राइट नाउ and go through your focused goal, that is completion of syllabus properly, and then after you can achieve, like you can write upcoming examination which will start from like अगस्त के महीने से जो स्टार्ट होंगी परीक्षाएं, उसमें आप अच्छा कैसे कर सकते हैं फिर। ठीक है ना? तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना है कि हाँ कर देना है बस। ठीक है। ओके। लेस देन मोर देन कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक काम, बच्चे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो वीडियो का लिंक भेज दीजिए, बिलीवर्स वाला। मैं एक बार देख लेता हूँ। कौन सा बिलीवर्स का? एक लेक्चर था जिसका नाम था ऑल अबाउट पजल्स। ठीक है ना? एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू दिस वीडियो। अच्छा, इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा और मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि हाउ यू कैन रीच एंड विच वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी हम तो यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपके पास अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। आप वाईटी पे जाएंगे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे चैंपियंस रीजनिंग। ठीक है ना? चैंपियंस आर लिखेंगे तो रीजनिंग आ जाएगा। तो चैंपियंस रीजनिंग पे आप जाने के बाद सिंपली आप स्क्रॉल कीजिएगा एंड आप बिलीवर्स के सीरीज में आइएगा। पूरा हाँ, बिलीवर्स सीरीज 2026, इसको आप क्लिक कीजिएगा। बिलीवर्स सीरीज को स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा और इसका फर्स्ट एपिसोड में जाइएगा, एपिसोड नंबर 1, ऑल अबाउट पजल्स। ये दिख रहा है आपको? इसको आप प्लीज सुन लीजिएगा ध्यान से। ये जो लेक्चर आपको दिख रहा है ना, इसमें इसका टाइटल ही है क्या? ऑल अबाउट पजल्स। पूरी पजल के बारे में कहानी इसमें है, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, उन सब पे चर्चा है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट गो थ्रू दिस थिंग। ठीक है? ओके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं करता हूँ बंदोबस्त। बुक और रैंक फाइल, इसके आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। नहीं, सारे वीडियो नहीं देखने आपको, प्लीज सारे वीडियो मत देखिएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप सारे वीडियो देखें। आप सिर्फ लेक्चर फर्स्ट देखिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें मेंस के ही हैं, तो ही आप बिल्कुल उसका से मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ प्लीज उतना ही कीजिएगा। मैं बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ कुछ।
सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ इसका सीजन 1 एपिसोड 1 देखिएगा। ये वाला एपिसोड 1 दिख रहा है आपको, ऑल अबाउट पजल्स के थंबनेल पे लिखा है, ऑल अबाउट पजल्स, आप वो कीजिएगा। आज प्रैक्टिस करें, कोई प्रैक्टिस नहीं करना आपको आज, पहले जो बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा। इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा। आज के लेक्चर में सो आप लाइव थे ही, रिकॉर्डेड अगर देखने वाले बच्चे जो बाद में देखेंगे उनसे भी कह रहा हूँ कि आप प्लीज इसको देख लीजिएगा एक बार, अच्छा रहेगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, और कल और भी बातें करेंगे हम लोग। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है भैया, ये करके आना प्लीज, ये करके आओगे तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर हम थोड़ा सा उसको फटाफट एक बार रिवाइज करा देंगे आपको, और बाकी आप लोग तैयार रहेंगे, फिर क्वेश्चंस के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है यार प्लीज, टॉपिक में बहुत अच्छे से प्लीज, ठीक है। चलो साइनिंग ऑफ, signing off. Do read the class if you love the class. Bye bye.